हेलो फ्रेंड्स, सिलेक्ट सिविल्स के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम इस चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बिहार पीसीएस के पिछले सालों में जितने भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, डिटेल सोल्यूशन करेंगे, एक एक ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे। और हमारा ये अप्रोच रहेगा कि कॉन्सेप्ट के थ्रू, एक सेकंड में आपको बताता हूँ हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट के थ्रू, कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस के थ्रू हम क्वेश्चंस करेंगे और उन्हीं के साथ साथ हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चलेंगे। ठीक, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि बिहार पीसीएस आपको पता है जो 70th पीसीएस है उसका डेट आ गया है, उसमें आपके पास 40 से 45 दिन बाकी हुए हैं। तो हम कोशिश ये करना चाहिए सभी बच्चों को कि वो पूरा सिलेबस लेके पढ़ने से बढ़िया है कि इस समय ज़्यादा बेटर अप्रोच है कि PYQs के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को सीखें। और आपको पता है ना, PYQs हर एग्ज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पूरा किताब पढ़ते जाइए और PYQs नहीं सॉल्व करके गए हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है उनके लिए तो ये सीरीज़ बहुत ही फ्रूटफुल है, लेकिन जिन्होंने अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, खास करके वो बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस उनको उस तरीके से नहीं पता है, तो उनके लिए तो स्पेशली ये है कि अब तो टाइम बिल्कुल नहीं है, उनको हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। वो सिलेबस पढ़ना चाहें तो उनके लिए पढ़ें, लेकिन साइंस के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया अप्रोच ये रहेगा कि आप क्वेश्चंस को पढ़ें और उन्हीं के थ्रू आप कंसेप्ट सीखें। इस प्रोसेस को हम रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए हम कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट में हम, इस पूरे सीरीज़ में हम यही करेंगे। आपको पता है कि हमारे इसी चैनल पे हमारे एक सर हैं, वो पूरा ज्योग्राफी का, बिहार ज्योग्राफी आपको कवर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम इकोनॉमिक्स भी बिहार के लिए कवर करेंगे। और इस तरीके से हम 70th BPSC को टारगेट करते हुए मिनिमम टाइम और मैक्सिमम आउटपुट करेंगे। हम मैक्सिमम आउटपुट करने की कोशिश करेंगे और आप ये हमारे साथ जुड़िए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आज से हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि 69 और 68 BPSC के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं फिजिक्स सेक्शन के, उनको हम डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। और मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी या पेन लेकर बैठें, नोट्स बनाते चलें। पहले आप सुने, फिर अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बताने लायक बता रहा हूं तो आप ज़रूर उसका नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। मैं क्रिस्प एंड कंसाइज वे में आपको पढ़ाऊँगा और मैं डिटेल कंसेप्ट कराऊँगा। कोई अगर क्वेश्चन आता है तो उससे जो इनडायरेक्ट वे में कंसेप्ट जुड़े हुए हैं उनको भी समझाऊँगा और सॉल्यूशन भी दूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू इसके लिए। और आगे से अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन था हमारा, मेरा अप्रोच ये था। मैं क्या करूँगा, मेरा अप्रोच क्या रहेगा पढ़ाने का कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन दिखाऊंगा और मैं सोल्यूशन बताऊंगा और उस सोल्यूशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जो बाकी भी ऑप्शन है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में हम कम से कम 8 से 10 मिनट लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी बने, क्वेश्चन भी सॉल्व हो। ये नहीं कि मैं बाँचता चला जाऊं और कोई पढ़ रहा है, आप देखते होंगे ना चैनल पे लोग पढ़ते चले जाते हैं, क्वेश्चन टिक करते चले जाते हैं बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना कुछ के। मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक एक ऑप्शन को 2 से 3 से, जो गलत ऑप्शन है उनको भी डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि जो ऑप्शन नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं वो अगले जो ऑप्शन आए हुए हैं वो अगले एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेरा ये अप्रोच रहेगा, हर क्वेश्चन में 8 से 10 मिनट लेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, कुछ भी जल्दी में नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करेंगे सारे। तो हमारा यही अप्रोच रहेगा कि क्वेश्चंस करके हम कंसेप्ट सीखें। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपको मैंने बताया कि हमारे इस चैनल पे ज्योग्राफी का, बिहार का हम सीरीज़ चला रखा है, हम इकोनॉमिक्स का भी चलाएंगे आगे आने वाले टाइम में। और आप हमारे साथ सिलेक्ट सिविल्स नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जुड़ सकते हैं। आप हमको वेब पेज पे आपको PDF वगैरह, नोट्स वगैरह या हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ऑब्वियसली यहाँ पे आप जुड़े हुए हैं। तो आज से हम साइंस एंड टेक का फिजिक्स सेक्शन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। अब शुरू करते हैं आगे से हम। ओके फ्रेंड्स, तो हम आज से BPSC के साइंस एंड टेक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे, इसी ऑर्डर में हम सबसे पहले फिजिक्स सेक्शन के जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में उनको करेंगे। ठीक, और फिर केमिस्ट्री के करेंगे। पहले हम किसके करेंगे, फिजिक्स के। एक सेकेंड, पहले हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, साइंस एंड टेक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हर एक जो सेक्शन होगा 2 से 3 वीडियो में पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद से हम एक कंपाइलेशन वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे और आपको सारा एक साथ जो है साइंस एंड टेक के जितने क्वेश्चन होंगे कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा जो है पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 69 BPSC में पूछा गया। मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो में 1 से लेकर जो 9 तक के क्वेश्चन है वो 69 BPSC में पूछे गए हैं और 10 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है वो 68 BPSC में फिजिक्स के पूछे गए हैं। ओके,
और उसके बाद से हम फर्दर वीडियोज़ में जो फर्दर बीपीएससी में पूछे गए हैं उनको करेंगे, ठीक है ना। वो 1 से लेकर 9 तक जो है 69वीं में, और ये 10 से लेकर 20 तक 68वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो पॉज करिए और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा, आप वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा अटैम्प्ट करेंगे आपकी, ताकि आपको एक अपनी बेस लाइन पता चल सके, कितने क्वेश्चन पहले से ही आपको आते हैं वो पता चल सके और आपका रिवीजन हो सके, ठीक। हमारा यही अप्रोच है कि हम इन क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट बिल्ड करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और ऑप्शन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी अटेम्प्ट करें। अगर वो पल्सर्स के बारे में पूछा हुआ है, जैसे पहले क्वेश्चन किसके बारे में पूछा हुआ है, पल्सर्स के बारे में पूछा हुआ है, तो किसी और यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट के बारे में भी वो पूछ सकता है, ठीक। फिर से पहला क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और ऑप्शन पढ़ूंगा और आप आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर सारे ऑप्शंस के भी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स। पूछ रहा है कि हमारे ब्रह्मांड में पल्सर्स नाम के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या हैं, इन सारों में से, वो इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन से ऑप्शन है जो सही है, ठीक। पहला ऑप्शन क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। दूसरा ऑप्शन क्या है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। तीसरा है एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार। चौथा है क्या है, रेडियो वेव्स एमिटेड बाय अ स्टार। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। अब इस आंसर को जरा, इस ऑप्शन को जरा डिटेल में देखते हैं, ठीक। क्या लिखा हुआ है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, ठीक। जरा हम देखते हैं न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है। न्यूट्रॉन स्टार, ठीक, एक ऐसा तारा होता है जो सिर्फ किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन से ओनली। सिर्फ और सिर्फ पूरे तारे में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन होते हैं। ये न्यूट्रॉन स्टार बनते कैसे हैं वो हम कब पढ़ेंगे, हम अभी मैं आपको बताऊंगा जब हम स्टेलर इवोल्यूशन पढ़ेंगे। स्टेलर इवोल्यूशन के दौरान ये तारे बनते हैं। स्टेलर इवोल्यूशन में तो होता था, क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ स्टार। इवोल्यूशन ऑफ स्टार, स्टेलर इवोल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ स्टार। जैसे हमारा इवोल्यूशन होता है, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर एक यंग होते हैं, यूथ होते हैं, फिर बूढ़े होकर के हमारी डेथ हो जाती है। उसी सेम सीक्वेंस में क्या होता है, तारों का भी जन्म होता है। तारे यूथफुल स्टेज में आते हैं, फिर ओल्डर स्टेज में आते हैं और डाइंग स्टेज में आते हैं, अंत में क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। जैसे हमारा सन जो है इस समय अपने यूथफुल स्टेज में है, ऐसे ही अपने यूथफुल स्टेज में 5 से 6 अरब साल तक रहेगा और उसके बाद से उसकी एक खास तरीके से एंड हो जाएगी। तो हर तारे की अलग अलग एंडिंग होती है। उन्हीं कुछ तारों की एंडिंग ऐसी होती है कि वो लास्ट में क्या बन जाते हैं, न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। हमारा सन लास्ट में क्या बनेगा, सन। हमारा सन अपने लाइफ के लास्ट में एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम है ब्लैक ड्वार्फ। उसी तरीके से कुछ तारे किस में बदल जाते हैं, न्यूट्रॉन स्टार में, ठीक, समझ रहे हैं ना। तारों का इवोल्यूशन होता है और लास्ट में न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं या ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएंगे। कुछ तारे वाइट ड्वार्फ में बदल जाएंगे, वाइट ड्वार्फ में। कुछ किस में बदल जाएंगे, ब्लैक होल में बदल जाएंगे। कुछ का एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक। यानी कुछ तारे न्यूट्रॉन स्टार, कुछ तारे ब्लैक ड्वार्फ, कुछ तारे वाइट ड्वार्फ और कुछ तारे किस में बदल जाए, ब्लैक होल में। कुछ तारों का क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। ओके, तो ज़रा हम न्यूट्रॉन स्टार को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये इरेज कर रहा हूँ, आप नोट करते हुए चाहें तो चले, या वीडियो बैक करके फिर से देख सकते हैं आप, ठीक। न्यूट्रॉन स्टार, कुछ बातें आपको जाननी है। ये हाईली डेंस होते हैं, बहुत डेंस होते हैं, ठीक। इतने डेंस होते हैं कि ब्लैक होल के बाद ये सेकंड मोस्ट डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं। सेकंड मोस्ट डेंस ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में सबसे डेंस क्या होता है, ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल के बाद जो सबसे डेंस होता है वो कौन सा होता है, न्यूट्रॉन स्टार। इनकी दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज्ड होते हैं। कैसे मैग्नेटाइज होते हैं, हाईली, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है। इस मैग्नेटाइजेशन की वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं पोल्स से, अपने ध्रुवों से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वैसे आप एक बात जान लीजिए, जितने भी स्टार्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपनी बॉडी से ऑब्जेक्ट क्या एमिट करते हैं। लेकिन जो न्यूट्रॉन स्टार होता है उसकी एक खास बात होती है कि वो मैग्नेटिज्म की वैसे तो एमिट करता ही करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेकिन इतना ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है कि उस मैग्नेटिज्म की वजह से भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। कहाँ से एमिट करते हैं, पोल से एमिट करते हैं। तो दो बातें आपको जान लेनी है, हाईली डेंस होते हैं, मैग्नेटाइज्ड होते हैं हाईली, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। अब ये न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार कितने टाइप के होते हैं, दो। एक होते हैं, ये क्यों मोटा हो रहा है, ये न्यूट्रॉन स्टार दो टाइप के होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार दो टाइप के होते हैं, कौन से, एक होते हैं रोटेटिंग
रोटेटिंग और एक होते हैं नॉन रोटेटिंग। दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं अपने पोल्स से, लेकिन जो रोटेट करता है उसको हम पल्सर बोलते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ। अब इसको पल्सर क्यों बोलते हैं ज़रा देखते हैं। ठीक, सपोज करते हैं ये एक न्यूट्रॉन स्टार है। ठीक, ये उसकी एक्सिस है और ये रोटेट कर रहा है। ये क्या है, उसकी एक्सिस है। ये इसके एक्सिस के चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है और यहाँ पर क्या है, अर्थ है। मैंने आपको बताया कि जितने भी तारे हैं न्यूट्रॉन स्टार हैं वो क्या एमिट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहाँ से एमिट करते हैं, अपने पोल से। तो सपोज करते हैं ये पोल है इसका, और ये रेडिएशन कोनिकल शेप में होता है। कैसा होता है, कोन के, शंकु के आकार का होता है दोनों पोल से। ठीक, अब अगर ये रोटेट ना करता तो हम इसको पल्सर ना बोलते, लेकिन रोटेट कर रहा है तो हम पल्सर बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं, सपोज करते हैं ये न्यूट्रॉन स्टार है, अपने पोल से रेडिएशन एमिट कर रहा है कोन के शेप में, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब जब ये पोल रोटेट करते करते अर्थ के सामने आता है तो हमको रेडिएशन वो कोनिकल शेप में मिलती है। ठीक, जब घूम करके वापस चला जाता है तो रेडिएशन मिलना बंद हो जाती है, फिर घूम के आता है तो फिर मिलती है, फिर बंद हो जाती है, फिर मिलती है। इस तरीके से हमको पल्स के फॉर्म में रेडिएशन मिलती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पल्सार बोलते हैं। समझ रहे हैं। जैसे इसको ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। कैसा, जैसे अभी हमारा न्यूट्रॉन स्टार का पोल हमारी तरफ है तो हमको रेडिएशन ऐसे मिलेगा, फिर कुछ देर के लिए नहीं है तो हमको रेडिएशन नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से जब हम उसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमको ऐसे पल्स मिलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। ये पल्स मिला, यहाँ नहीं मिला, ये मिला यहाँ पे नहीं मिला, फिर मिला, फिर नहीं मिला, फिर मिला और फिर नहीं मिला। हर एक फिक्स टाइम के बाद से हमको वो पल्स के फॉर्म में मिलती है, इसीलिए इन तारों को क्या बोलते हैं, पल्सर बोलते हैं। एक ज़रा सा और जान लेने की ज़रूरत है आपको। इन पल्सर्स की खोज की थी जॉसलिन बेल। जॉसलिन, एक सेकंड स्पेलिंग गलत हो गई। इन तारों की खोज की थी जॉसलिन बेल। ये वुमेन फिजिसिस्ट थी, वुमेन फिजिसिस्ट। अच्छा, खोज इन्होंने की, लेकिन जिसके टेलीस्कोप से खोज की थी इनका टीचर था, वो टीचर था, प्रोफेसर था इनका, वो भी फिजिक्स का प्रोफेसर था। नोबेल प्राइज़ बस इन्हीं को मिला, इसके टीचर को मिला, इसको नहीं मिला। तो आप अक्सर सुनते हैं कि वुमेन के अगेंस्ट पार्शियलिटी होती है, तो यहाँ पे सच में रियल में पार्शियलिटी होती है। और जब इनकी डेथ हो गई जॉसलिन बेल की, तो नोबेल प्राइज़ कमेटी ने एक्सेप्ट किया कि इनको भी नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। क्या हुआ था कि इनके टीचर ने इनको प्रोजेक्ट दिया हुआ था कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट ढूंढने हैं यूनिवर्स में। तो इनका टारगेट नहीं था पल्सर खोजना है, लेकिन इनको जब ये टेलीस्कोप से खोजना शुरू किया, रेडियो टेलीस्कोप से, तो इनको ग्राफ प्लॉट किया तो ऐसा ही ग्राफ मिला। तो इस तरीके से पल्सर से खोज हुई थी और इनको ओमिट कर दिया गया था, इनको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। ठीक, तो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं वो पल्सर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जब उनका पल्स जब पोल हमारी अर्थ की तरफ होता है तो रेडिएशन आती है, और जब नहीं होता है तो रेडिएशन नहीं आती है, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, पल्सार्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में एक बात और जान लेती है कि ये न्यूट्रॉन स्टार क्यों न्यूट्रॉन कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो इनके एटम्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो उनमें प्रोटॉन होते हैं वो आपस में इतना प्रेशर होता है कि आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होकर के क्या बना लेते हैं, न्यूट्रॉन बना लेते हैं। इसी तरीके से पूरा जो स्टार है उसके अंदर जितने भी एटम है, उस एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, न्यूट्रॉन बना लेते हैं। और पूरा तारा क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक, अब ज़रा हम ये आपको एक्सप्लेन कर दिया आपको। न्यूट्रॉन जो है बहुत हाईली डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं, मैग्नेटाइज्ड होते हैं, और ये एंड पार्ट होते हैं, किसी स्टार की लाइफ का एंड पार्ट होते हैं। आपको बताया ना, जैसे सन ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी तरीके से कुछ तारे। अच्छा, कौन से तारे कन्वर्ट होंगे, जिनका मास जो है 10 से 25 टाइम्स सन के मास से ज़्यादा होगा। ये जो सिंबल है मास ऑफ सन का सिंबल है, मास ऑफ सन। वो तारे जिनका जन्म के वक्त अपने बर्थ के टाइम पे सन के मास से 10 to 25 टाइम्स ज़्यादा हैं, उनकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएंगे। अच्छा, जो इनसे भी हैवी हैं वो ब्लैक होल में बदल जाते हैं। तो हम जब स्टेलर एवोल्यूशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि तारों का एवोल्यूशन कैसे होता है। अच्छा, अगला ऑप्शन ज़रा देख लेते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार। मैंने आपको बताया कि तारों का कई तरीके से एंड हो सकता है। एक एंड होता है न्यूट्रॉन स्टार, एक एंड होता है ब्लैक डॉर्फ। उसी तरीके से कुछ तारे एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो उस एक्सप्लोजन को क्या बोलते हैं, नोवा एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं, नोवा एक्सप्लोजन। इसको ज़रा इरेज कर दो। ठीक, ये आप नोट करते चलेंगे तो बेटर रहेगा। उस एक्सप्लोजन को क्या बोलते हैं, नोवा एक्सप्लोजन। अगर वो नोवा एक्सप्लोजन ये एंड होता है स्टार का, अगर ये एक्सप्लोजन बहुत हैवी, बहुत बड़ा है, तो उसको सुपरनोवा बोलते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन।
ये हमारे सन में नहीं होगा, ये हैवी स्टार्स में होगा। उससे भी बड़ा हुआ, उससे भी तारा अगर भारी हुआ तो वो अंत में अपनी लाइफ में किस तरह से एक्सप्लोड होगा? हाइपरनोवा एक्सप्लोजन से। ठीक, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जैसे कोई स्टार अगर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तो 1 सेकंड में इतनी एनर्जी एमिट कर सकता है, 1 सेकंड में, जितनी सन इंटायर लाइफ में करेगा। ये ब्रह्मांड में सबसे बड़े धमाके होते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। ठीक, अच्छा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से तारा फट जाता है और डस्ट के फॉर्म में जो उसके गैसेज हैं वो फिर से क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं यूनिवर्स में, और किसी वजह से वही डस्ट दोबारा इकट्ठा होती है और वही डस्ट से दोबारा से स्टार बन जाते हैं। समझ रहे हैं? तो एक स्टार की डेथ से ही नए स्टार का जन्म होता है। थोड़ा इस प्रोसेस को स्टेलर रिवोल्यूशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टेलर रिवोल्यूशन। ज़रा मैं आपको बताऊं स्टेलर रिवोल्यूशन क्या होता है। ये यार यहाँ बच्चों 1 सेकंड। स्टेलर इवोल्यूशन, इसमें तारे का बर्थ होगा, लाइफ होगी इसकी, यहाँ एंड हो जाएगा। ठीक, तो ज़रा देखते हैं बर्थ कहाँ पर होता है। बर्थ, जो तारे का बर्थ होता है वो नेबुला में होता है। कहाँ पर होता है? याद रखना है आपको, नेबुला। नेबुला क्या होते हैं? ये डस्ट और गैसेस के क्या होते हैं? डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स होते हैं। डस्ट और गैस के क्या होते हैं? क्लाउड होते हैं। ठीक, क्या होता है कि बहुत सारी डस्ट और क्लाउड फैली हुई है और किसी वजह से क्या होती है? एक सेंटर की तरफ क्या होने लगती है? अट्रैक्ट होने लगती है। अट्रैक्ट होती है तो बहुत पास आने लगते हैं, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई टेम्परेचर। और प्रेशर भी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। हाई प्रेशर, बहुत पास आ जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो ये जो क्लाउड जो होती है वो मेनली किसकी होती है? हाइड्रोजन की। तो क्या होता है? हाइड्रोजन के जितने आइटम हैं वो फ्यूज होकर के किस में बदलने लगते हैं? हीलियम में। और क्या एमिट करते हैं? एनर्जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जब किसी नेबुला में न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगता है तो हम कहते हैं स्टार का क्या हो गया? बर्थ हो गया। ठीक, स्टार का क्या हो गया? बर्थ हो गया। बर्थ का मतलब होता है कि उसके अंदर फ्यूजन स्टार्ट हो गई है, और जब फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है तो हम कहते हैं तारा अपने मेन सीक्वेंस में, लाइफ की मेन सीक्वेंस में आ गया। मेन सीक्वेंस को अगर अपनी भाषा में बोले तो हम बोलते हैं अपनी यूथ के स्टेज में है, अपनी युवा अवस्था की स्टेज में। जैसे सन हमारा करंटली अभी मेन सीक्वेंस का तारा है, मतलब ये अपने कोर में क्या कर रहा है? फ्यूजन कर रहा है। और अच्छा, फ्यूजन में क्या होता है? हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाती है? हीलियम। और ये लगातार होगा तो हाइड्रोजन क्या होने लगेगी? खत्म होने लगेगी, और सिर्फ क्या बचेगी? हीलियम और अदर हैवी एलिमेंट बचेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और ये फ्यूजन होना रुक जाएगा, तो हम बोलते हैं कि आउट हो गया है। किससे? मेन सीक्वेंस से। तो हमारा सन जो है 5 से 6 अरब साल बाद हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी सारी, और फ्यूजन होना बंद हो जाएगा और आउट हो जाएगा मेन सीक्वेंस से। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद डिपेंड करता है, डिपेंड किस बात पे करता है कि मास कितना बचा है। अगर बहुत हैवी मास है, मतलब ये सब होने के बाद से 10 से 25 गुना ज़्यादा भारी है तारा, तो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? न्यूट्रॉन में। और भारी है तो किस में बदल जाएगा? ब्लैक होल में बदल जाएगा। सन के बराबर है तो किस में बदल जाएगा? अगर सन ही है तो किस में बदल जाएगा? वो ब्लैक ड्वार्फ में, ब्लैक ड्वार्फ में। ठीक, अच्छा, कई केसेस में क्या होगा? जैसे यहाँ मैंने आपको बताया 10 से 25 टाइम भारी है तो ब्लैक होल में, न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा, और भारी है तो ब्लैक होल में बदल जाएगा। कभी कभी एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक्सप्लोजन होगा तो डस्ट और गैस की क्लाउड फिर फैल जाएगी, और उसी डस्ट और गैस की क्लाउड में फिर से फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा और तारे का क्या हो जाएगा? बर्थ हो जाएगा। तो एक साइक्लिक ऑर्डर में चीज़ें होती रहती हैं। तारे के ही डेथ से फिर से नए तारे का जन्म होगा। ठीक, तो इसका आंसर है रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। अब मैंने आपको बताया कि जितने भी तारे हैं वो हर तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। तो और उसी ऑर्डर में रेडियो वेव्स भी एमिट होती हैं। हर तारा क्या करता है? ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। एवरी स्टार क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? गामा रेज हैं, ठीक, एक्स रेज हैं, ठीक, इंफ्रारेड रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल है, अल्ट्रा वायलेट है, यूवी रेज है, उसी तरीके से रेडियो वेव्स हैं। क्या हैं? मैंने इसको पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लिखा है, लेकिन आप उसी समझ सकते हैं कि रेडियो वेव्स भी क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और सारे तारे एमिट करते हैं। जरा पहले ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन देख लिया, जरा पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। ये मैंने आपको इमेज में दिखाया हुआ है। ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। इस समय हमको कितने कॉन्स्टिलेशन नोन है? 88। एक जोग्राफर हुआ था टॉलमी,
उसके टाइम में 48 कॉन्स्टिलेशन नोन थे, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में अभी हमको कितने कॉन्स्टिलेशन नोन है? 88 कॉन्स्टिलेशन। पूरी स्काई में जितने तारे दिखते हैं हम उन 88 कॉन्स्टिलेशन में बांट सकते हैं। उसमें से कुछ के एग्जांपल मैंने लिए हुए हैं, जैसे ग्रेट बियर है, ओरायन है, कैसोपिया है, लियो मेजर है, उसी तरीके से लियो माइनर होता है। ठीक, लियो मेजर होता है, लियो माइनर होता है। तो जरा इस कॉन्स्टिलेशन को देखते हैं, ग्रेट बियर। ग्रेट बियर इसलिए बोलते हैं कि ये बियर के शेप में दिखता है। ठीक, इसका एक और नाम है, लिख लीजिए आप, उर्सा मेजर। इसका एक और नाम है सप्तऋषि। इसका एक और नाम है बिग डिपर। ठीक, अब उर्सा मेजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उर्सा जो है ये बियर शेप में दिखाई देता है, इसलिए ग्रेट बियर भी बोलते हैं इसको, ग्रेट बियर। तो ये 4-5 नाम है, उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि और बिग डिपर। ग्रेट बियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बियर शेप में दिखता है। सप्तऋषि इसलिए बोलते हैं क्योंकि, मैं जूम करके दिखाऊं, ये जो इस कॉन्स्टिलेशन का ये जो तारे हैं, ये जो 7 तारे हैं, इनके नाम हमने 7 ऋषियों पे, वैदिक ऋषियों के नाम पे रखे हैं, इसीलिए इंडिया में हम इनको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। उसी तरीके से ग्रीक माइथोलॉजी में इनको उर्सा मेजर बोलते हैं। अच्छा, ग्रेट बियर क्यों बोलते हैं? ये दिख रहा है ना आपको। बिग डिपर क्यों बोलते हैं? ये जो दिख रहा होगा आपको, ये ऐसा लग रहा होगा जैसे घड़े में से जो पानी निकालने के लिए हम वो जो बर्तन यूज़ करते हैं डिप कराने के लिए, उसके जैसा दिख रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? बिग डिपर। कॉन्स्टिलेशन को ऐसा नाम दिया जाता है जो फैमिलियर हो हमारी से। तो जैसे ये ऐसा लग रहा है कि लॉयन का शेप बना रहा है, तो इसीलिए इसका क्या नाम है? लियो मेजर। ये लग रहा है कि कोई बैठी हुई क्वीन है, तो कैसोपिया नाम दे दिया। ये ऐसा लग रहा है कि कोई लड़ाका है, तो इसीलिए क्या नाम दे दिया? ओरायन दे दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा है तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। मान लिया आपसे पूछ ले कि कैसे आप पता करेंगे कि पोल स्टार, हमारी अर्थ का जो ध्रुव तारा है वो कैसे है, तो आपको क्या करना होगा? आपको जाना होगा सप्तऋषि के पास। ये जो सप्तऋषि है ना, इसके पास जाना होगा। उसको मैंने ये डिटेल में, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ मैंने। तो ये सप्तऋषि के जो 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 2 तारे हैं, इनकी सिधाई में बहुत दूरी पर दिखने पे जो तारा दिखाई देगा वो क्या होगा? पोल स्टार होगा। तो हम सप्तऋषि की हेल्प से पोल स्टार को फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे, आपने पढ़ा होगा कि जो सबसे चमकीला तारा होता है वो क्या होता है? सीरियस। उसको खोजने के लिए क्या होगा? हमको जाना पड़ेगा किसके पास? ओरायन के पास। ओरायन ये क्वाड्रिलेटरल शेप में है ना, तो इस शेप के ये जो 2 तारे हैं, ये जो 2 तारे हैं, एक ये, इसके सिधाई में देखना होगा। तो यहाँ पर जो तारा दिखाई देगा वो सीरियस होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सीरियस हम किस कॉन्स्टिलेशन की हेल्प से खोजते हैं, तो ओरायन। अगर आपसे पूछा जाए कि पोल स्टार किस कॉन्स्टिलेशन की हेल्प से खोजते हैं, तो हम बताएंगे कि ग्रेट सप्तऋषि, उर्सा मेजर, बिग डिपर या ग्रेट बियर, ये हमारा पोल स्टार है। पोल स्टार के चारों तरफ, पोल स्टार का पोजीशन हमेशा फिक्स होता है, ऐसा लगता है कि इसी के चारों तरफ रोटेट कर रही है। जितने भी तारे हैं उन्हीं, ये पोल स्टार के ही चारों तरफ रोटेट करते हैं। जैसे ये सप्तऋषि है ना, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि ये इसी पोल स्टार के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो ये इसीलिए पोल स्टार बोलते हैं। इन 7 तारों के नाम ये रखें, आप पढ़ सकते हैं। मारीची, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलत्स्य ऋषि, पुलहा और क्रतु ऋषि हैं। उसी तरीके से दूसरी माइथोलॉजी में इनका नाम मिराक होता है, ड्यूब होता है, हेक्डा होता है, मैग्रेज होता है, लॉयथ होता है, मिजार होता है और अल्काइड होता है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा डिटेल बताया, अभी तो इसमें और बता सकते हैं। जैसे एक आध चीज़ है, जैसे अगर आपसे वो पल्सर पूछ लिया है, थोड़ा सा अगर खाली हो, एक सेकंड सॉरी, अगर पल्सर पूछा है तो आपसे वो कुछ भी और भी एक आध ऑब्जेक्ट बता देता हूँ मैं। क्वेसार होते हैं, ठीक, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होते हैं, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, क्वेसार होते हैं, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होते हैं, रेड जायंट होते हैं। इनको भी आप देख लीजिएगा, या अगर कभी हम डिटेल करेंगे ना तो मैं इसको बहुत बढ़िया से यूनिवर्स आपको बताऊंगा। ठीक, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, रेड जायंट, वाइट जायंट, ये भी पूछ सकता है। तो ये सारे क्या हैं? ये जो 2 हैं स्टार हैं। ये क्या है? ये स्टार की वजह से एक फिनोमिना है। ये एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस का एक दूसरा नाम क्या है? क्वेसार है। ठीक, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस क्या होता है? वो गैलेक्सीज जिनके सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल। उन गैलेक्सीज के सेंटर को हम बोलते हैं कि वो एक्टिव गैलेक्टिक हैं, उनका न्यूक्लियस क्या है? एक्टिव है। ठीक, अगर सुपर मैसिव ब्लैक होल है तो उनको क्या बोलते हैं हम? एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर जैसे अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में, मिल्की वे के सेंटर में एक बहुत भारी ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार नाम है। बहुत भारी ब्लैक होल है। ये सन की 100 बिलियन टाइम्स भारी है, सूरज के वजन की तुलना में 100 बिलियन सन के वजन से।
तो इसीलिए हमारी गैलेक्सी में एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है कि नहीं है। उसका ही दूसरा नाम क्या है, क्वेसार है। क्वेसार का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वासी स्टेलर सोर्स। अच्छा, क्यों बोलते हैं, ये ब्लैक होल क्या कर रहा है कि अपने चारों तरफ के जो स्टार हैं इनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये फॉल कर रहे हैं, इसके अंदर गिर रहे हैं। तो गिरने से क्या हो रहा है कि बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, तो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, और फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी जनरेट हो रही है, और एनर्जी से वो लाइट निकल रही है। तो लाइट किससे निकलती है, तारों से। लेकिन तारों से कैसे निकलती है, फ्यूजन की वजह से। लेकिन यहाँ पे इस ब्लैक होल के होने की वजह से कैसी एनर्जी निकल रही है, फ्रिक्शन की वजह से निकल रही है, लेकिन निकल रही है लाइट। तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये भी यहाँ भी क्या है, बहुत सारे तारे हैं, जबकि ये तारे नहीं हैं। तारों के गिरने की वजह से एनर्जी एमिट हो रही है। तो इसीलिए हम इसको क्वेसार बोलते हैं। क्वासी मतलब होता है नकली, स्यूडो। हमको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई तारा है, बल्कि वो यहाँ पे कोई फ्यूजन हो रहा है तारे में, इसीलिए स्टार जैसा दिख रहा है। क्वासी स्टेलर, स्टेलर मतलब क्या होता है, स्टार। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वेसार बोलते हैं। यहाँ स्टार एक्चुअली में फ्यूजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपस ये ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो इनके मॉलिक्यूल्स एटम्स में फ्रिक्शन हो रहा है, जिससे तारों जैसी रोशनी निकल रही है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्सेज बोलते हैं। ठीक, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आंसर लिखा हुआ है, आंसर बी होगा इसका, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। अगला देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, ये 69 में पूछा गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज यूज्ड एट डायमंड सीड। डायमंड सीड की तौर पे क्या यूज़ होता है, तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, ग्रेफाइट। ज़रा बताते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं। LGD, लैब, ऐसे डायमंड्स जो लैब में बनाए जाते हैं, लैब में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो ये दो तरीके के डायमंड होते हैं ना, नेचुरल होते हैं। अभी तक तो हमारे पास नेचुरल डायमंड थे, लेकिन अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं जिनसे हम नेचुरल डायमंड जैसा ही डायमंड कहाँ बना सकते हैं, लैब में बना सकते हैं। इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स। इनको हम कुछ टाइम में ही, बहुत लिमिटेड टाइम में ही बना सकते हैं। तो इनको बनाने के दो मेथड हैं, LGD बनाने के दो मेथड हैं, हाई प्रेशर HP एंड हाई टेम्परेचर। डायमंड हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से ही बनता है। और दूसरा होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन। ठीक, केमिकल वेपर डिपोजिशन। अर्थ में बहुत नीचे कोई कार्बन दबाव, डायमंड एक्चुअली होता क्या है, डायमंड कार्बन ही होता है एक तरीके का, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। ठीक, कार्बन का एक फॉर्म है। तो जब कार्बन बहुत नीचे अर्थ के दबा होता है, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यही कंडीशन लैब में पैदा कर देते हैं। जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मेथड से हम डायमंड का बनाते हैं, तो हम जो सीड यूज़ करते हैं वो ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट। अच्छा, जब केमिकल वेपर डिपोजिशन हम यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, तो हम जो सीड यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं हम बच्चों, वो हम मीथेन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो अगर ऑप्शन मीथेन भी हो तो आप मीथेन भी कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज डायमंड सीड। मीथेन है तो वो भी सही होगा। ग्रेफाइट, अभी हम दो ही यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट और मीथेन। ग्रेफाइट का भी यूज़ करते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड में, और मीथेन का भी यूज़ करते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन में। जरा देख लेते हैं दोनों में बनाते कैसे हैं। जैसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में क्या करेंगे, एक छोटा सा पहले से जो डायमंड है हमारे पास उसको लेंगे और उसके चारों तरफ ग्रेफाइट की ऐसे लेयर लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे, खूब ज़्यादा प्रेशर और खूब ज़्यादा टेम्परेचर देंगे। तो ये पूरा ग्रेफाइट जो है पूरा फ्यूज़ हो जाएगा। ग्रेफाइट भी कार्बन ही है, तो ये पूरा फ्यूज़ होकर के छोटे डायमंड से ये पूरे किस में बदल जाएगा, बिग डायमंड में। ये बड़ा डायमंड में क्या हो जाएगा, एक ये बड़े डायमंड में, बिग डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, LGD। एक दूसरा मेथड है कि एक हम छोटा, जो दूसरा वाला आपको मेथड बताया ये वाला केमिकल वेपर डिपोजिशन वाला, उसमें क्या करेंगे कि एक छोटा डायमंड लेंगे, उसके चारों एक बॉक्स में बंद करेंगे और मीथेन गैस लिक्विड फॉर्म में रख देंगे और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देंगे। मीथेन गैस केमिकल ही तो होती है, इसीलिए इसका नाम होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो लिक्विड फॉर्म में मीथेन है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में। और इस जो छोटा डायमंड हमने पहले से रख रखा है उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाएगी। और मीथेन में भी कार्बन होता है, तो मीथेन का जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड के फॉर्म में, और हमको एक बड़ा डायमंड, बिग डायमंड मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लैब में डायमंड उगाते हैं। ठीक, जरा और हम बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। एक बात आपको समझ होगी, ये जो मोजेनाइट है और जर्कोनिया, ये मोजेनाइट नाम दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी और सी, इनको बोलते हैं फेक डायमंड। फेक डायमंड, जो फ्रॉड वगैरह होते हैं ना, वो आपको यही दिखाएंगे। वो मोजेनाइट या क्यूबिक जर्कोनिया के क्रिस्टल होंगे, वो एकदम दिखने में डायमंड जैसे लगते हैं, तो वही दिखा के आपको
वो ठग सकते हैं, तो इनको फेक डायमंड बोलते हैं। वाइट सफ़ायर क्या होता है? वाइट सफ़ायर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये माणिक होता है, ये डायमंड नहीं होता है। डायमंड में कार्बन होना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होना चाहिए। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये वाइट सफ़ायर है। मोजेनाइट और क्यूबिक जर्कोनिया क्या होते हैं? फेक डायमंड होते हैं। डायमंड सीड के तौर पे क्या यूज़ किया जाता है? ग्रेफाइट। उसके अलावा क्या यूज़ कर सकते हैं? मीथेन। ठीक, एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रियल डायमंड का टेस्ट कैसे होता है। रियल डायमंड्स ज्वेलर्स जो होते हैं वो कैसे टेस्ट करते हैं? हीट लगाएंगे। तो जो रियल डायमंड होता है ना, रियल, वो हीट को कंडक्ट करता है, और जो फेक होता है वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक, वो क्या करेंगे? डायमंड लेंगे और उस पर फूंक मारेंगे, तो ये जो भाप इकट्ठा होगी, अगर वो जल्दी से उड़ गई तो वो डायमंड असली है, अगर वो नहीं उड़ी तो वो फेक है, क्योंकि फेक डायमंड हीट को कंडक्ट नहीं करता, गर्मी को, ऊष्मा को बहुत अच्छी से संचालित नहीं करता। एक दूसरा टेस्ट करेंगे कि वो डायमंड लेंगे और उस पर इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे, तो जो रियल डायमंड होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी, और जो फेक होगा उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होगी। उसके अलावा वो मैग्नीफाई करके, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, मैग्नीफाई करेंगे, तो अगर इम्परफेक्शन दिखाई दिया तो रियल डायमंड है। क्या है? रियल। और परफेक्ट दिखाई, जैसे क्यूबिक जर्कोनिया और जो मोजेनाइट है वो एकदम देखने में मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखेंगे तो एकदम परफेक्ट दिखाई देंगे, तो वो क्या होंगे? वो फेक डायमंड होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर दे रखा है, बढ़िया। और एक बार रिवाइज करिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ मैनहट्टन प्रोजेक्ट? मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, आपको ये बताना है। ठीक, पॉज करके देखिए, आप बता सकते हैं तो ठीक है, वरना इसका आंसर जो है वो ये है। अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट इसलिए पूछा गया क्योंकि एक पिक्चर आई, अभी ये मूवी आई होगी एक, मैनहट्टन प्रोजेक्ट है, एक मूवी आई होगी रॉबर्ट ओपेनहाइमर करके, उसी में ये रॉबर्ट ओपेनहाइमर ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जो साइंटिफिक हेड थे, साइंटिफिक हेड थे। कौन? ओपेनहाइमर। इन्हीं के उसमें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बम डिज़ाइन हुआ था और उसका टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर बम डिज़ाइन हुआ था और टेस्ट हुआ था। ज़रा सा डिटेल में आपको बताता हूँ फिर से एक बार, थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है वो पहला न्यूक्लियर बम बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक, ये कब हुआ था? ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में 1942 से लेकर 1946 के टाइम में हुआ था। इसको हेड कौन कर रहा था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इसी पे वो मूवी बनी हुई है। बम बनाने के बाद जो टेस्ट हुआ था बम का, उसको बोलते हैं ट्रिनिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रिनिटी टेस्ट। ठीक, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में न्यूक्लियर बम बनाया गया था, पहला, दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम बनाया गया था, फर्स्ट, पहला। और जो टेस्ट हुआ था कि बम सही है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिनिटी टेस्ट बोलते हैं। तो अगर हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जो बॉम्ब बने थे उनको हम, यूएसए ने क्या किया था कि हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहर हैं, उन पर ड्रॉप किया था। तो वो भी देख लेते हैं, एक सेकंड। हिरोशिमा पे बॉम्बिंग हुई थी, हिरोशिमा बॉम्बिंग, ये कब हुई थी? 6 अगस्त को हुई थी, 6 अगस्त 1945। इस पे जो बॉम्ब गिराया गया था, इस पर जो बॉम्ब गिराया गया था, उसका नाम आप बता सकते हैं? इस पे जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। थोड़ा सा इसको ऐसे बताता हूँ आपको, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। बॉम्बिंग, पहली बॉम्बिंग हुई थी, बॉम्बिंग, कौन सी बॉम्बिंग? न्यूक्लियर। किन शहरों को हुई थी? हिरोशिमा पे हुई थी, और किस पे हुई थी? नागासाकी पे हुई थी। ये कब हुई थी? 6 अगस्त को। ये कब हुई थी? 9 अगस्त को। 9 अगस्त यानी कब? 1945। ये भी हुई थी 1945 में। इसमें जो बॉम्ब गिराया गया था उसका क्या नाम था? ये ऐसे हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, लिटिल बॉय। और यहाँ पे जो बॉम्ब गिराया था उसका क्या नाम था? फैट मैन। ये कैसा बॉम्ब था? ये लिटिल बॉय जो था वो यूरेनियम गन टाइप था, गन टाइप। और ये कैसा था? प्लूटोनियम था, प्लूटोनियम। ये इम्प्लोजन टाइप था, इम्प्लोजन टाइप।
पहला वाला यूरेनियम से बना था और कैसा था, गन टाइप था। दूसरा वाला प्लूटोनियम से बना था और कैसा था, इम्प्लोजन टाइप था। जरा ये देख लेते हैं कि गन टाइप इम्प्लोजन टाइप क्या है, आपको इससे एटम बम काम कैसे करता है वो पता चल जाएगा। तो पहले देखते हैं गन टाइप। इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है, इसमें यहाँ यूरेनियम का एक टुकड़ा रखा रहता है और थोड़ी दूरी पर एक टुकड़ा और रखा रहता है। बॉम्ब तभी होगा जब यूरेनियम का मास एक क्रिटिकल मास से, यूरेनियम का मास क्रिटिकल मास को पार कर जाएगा, तो तुरंत ना फट जाए इसीलिए इनको दूर दूर रखते हैं। और यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है और ये पिस्टन को यहाँ ट्रिगर लगा करके बारूद भरा होता है और जलाते हैं और ये पिस्टन हिट करता है तो ये दोनों टुकड़े क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो यूरेनियम 235 का ये टुकड़ा और यूरेनियम देख लीजिए 235 ही यूज़ करते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं और जैसे मिलते हैं वो क्रिटिकल मास को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। और इस बॉक्स के अंदर जो है न्यूट्रॉन सोर्स भरा होता है जो न्यूट्रॉन इमिट करते रहते हैं, लगातार हिट करते हैं इसको। अच्छा, इन न्यूट्रॉन्स का तब तक कोई असर नहीं होगा इन पर जब तक इन दोनों के मास क्रिटिकल मास से क्या हो जाए, पार हो जाएं। और जैसे ही क्रिटिकल मास पार होते हैं वैसे ही जब न्यूट्रॉन इनको हिट करता है तो यूरेनियम 235 किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम 236 में। और ये बहुत अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो ये टूट जाएगा। किस में टूट जाता है, क्रिप्टन में टूट जाता है और बेरियम में। किस में टूट जाता है, क्रिप्टन में और बेरियम में। क्रिप्टन का वजन कितना होता है, 92 और बेरियम BA इसका वजन कितना होता है, 141। अच्छा, यूरेनियम का वजन कितना है, 236। वजन मतलब मास, एटॉमिक मास। और इसका एटॉमिक मास कितना है, 92। इसका कितना है, 141। दोनों को ऐड करके आप देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 233। तो यानी कि 236 के कितने, 236 टूट करके कितने में टूट गया, 233 में। और जो 3 पार्ट बच गया वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब होता है टूटना, एक न्यूक्लियस का 2 में टूट जाना और एनर्जी का एमिट करना क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक, ये गन टाइप था। अच्छा, इम्प्लोजन टाइप में क्या होता है, इम्प्लोजन टाइप में एक ऐसे स्फेरिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें यहाँ यूरेनियम का एक टुकड़ा भरा रहेगा गोल सा और एक सेंटर में भरा रहेगा। अभी दोनों के क्रिटिकल मास को पार नहीं किया है दोनों ने, लेकिन यहाँ पे जैसे ही धमाका होगा, एक्सप्लोजन क्या होता है बच्चों, एक्सप्लोजन बाहर की तरफ होता है, लेकिन इम्प्लोजन क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। तो ये अंदर की तरफ होगा और ये 235 ये 235 मिल जाएंगे और किस में बदल जाएंगे, क्रिटिकल मास को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। और यहाँ न्यूट्रॉन का सोर्स होगा, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 236 में। और फिर से वही प्रोसेस शुरू होकर के न्यूक्लियर फिजन होगा, एनर्जी निकलेगी। बस मेथड में अंतर है। तो जो पहला बॉम्ब गिराया गया था वो गन टाइप का था और जो दूसरा बॉम्ब गिराया गया था प्लूटोनियम का टाइप का। आपने अगर वो मूवी देखी होगी तो आप उसमें देख रहे होंगे कि ओपेनहाइमर क्या कर रहा है कि एक ऐसा शेप का ऑब्जेक्ट फिट कर रहा है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट। ठीक, दिख रहा होगा आपको, अलग अलग टुकड़े ऐसे ऐसे टुकड़े लाके लगाए जा रहे हैं। ठीक, ये टुकड़े, ये जो टुकड़ा है, ये जो सारे टुकड़े हैं ट्रायंगुलर शेप में, ये लेंस हैं, खास तरीके के लेंस हैं। ये लेंस क्या कर रहे हैं कि इम्प्लोजन को सेंटर की तरफ, जो धमाके का डायरेक्शन है वो क्या कर रहे हैं, सीधा यहाँ पर आए, और ताकि यूरेनियम के ये जो 2 टुकड़े हैं, एक अंदर है और एक जो बाहर है, मिल जाए और क्या हो जाए, धमाका हो जाए। तो जैसे लेंस होता है ना, लेंस क्या करता है, लाइट यहाँ पड़ी, यहाँ फॉल करा दिया, यहाँ पड़ी, एक तरफ क्या कर दिया, कन्वर्ज करा दिया। तो उसी तरीके से ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं जो कि धमाके की डायरेक्शन को क्या करते हैं, अंदर की तरफ करते हैं, और ताकि यूरेनियम क्रिटिकल मास को पार करके न्यूट्रॉन एब्जॉर्व कर ले, अनस्टेबल हो जाए, अनस्टेबल होकर के 2 पार्ट्स में टूट जाए और एनर्जी इमिट करे। ठीक, ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट हो गया। जरा मैनहट्टन प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं तो हम इंडिया के भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट देख लेते हैं। न्यूक्लियर टेस्टिंग ऑफ इंडिया। ठीक, 2 टेस्टिंग इंडिया ने की थी, एक 1974 में की थी, एक 1998 में की थी। ये वाजपेयी जी के टाइम में की थी, ये इंदिरा गांधी मैडम थी, इंदिरा जी। ठीक, PM थी हमारी, ये भी हमारे क्या थे, PM थे सर। तो 1974 में जो टेस्ट हुआ था उसको बोलते हैं पोखरण। पोखरण राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। ये पोखरण 2 बोलते हैं इसको। इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। जब मैनहट्टन पूछा है तो ये भी पूछ सकता है। और इसका क्या नाम था, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक, इसमें क्या हुआ था, इसमें एक बॉम्ब हुआ था, 1 बॉम्ब था, सिर्फ एक बॉम्ब फोड़ा गया था। और कैसा था वो, फिजन बॉम्ब था। ऑपरेशन शक्ति में 4 बॉम्ब फोड़े गए थे। एक बॉम्ब कैसा था, हाइड्रोजन बॉम्ब था। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो फिजन होता है, फ्यूजन नहीं होता। सॉरी, ये जो फ्यूजन बॉम्ब था कैसा था, हाँ ये फिजन बॉम्ब था, ये सही है। ये जो था, सॉरी ये गलत, मैं कंफ्यूज कर गया आपको।
फिर से बताता हूँ। ऑपरेशन शक्ति में 5 बॉम्ब फोड़े गए थे। एक बॉम्ब जो था वो हाइड्रोजन बॉम्ब था, हाइड्रोजन बॉम्ब, यानी इंडिया हाइड्रोजन बॉम्ब भी फोड़ चुका है। हाइड्रोजन बॉम्ब कैसा होता है? वो फिजन बॉम्ब होता है। और 4 जो थे वो एटम बॉम्ब थे। क्या थे? एटम बॉम्ब। ये कैसे होते हैं? ये फ्यूजन टाइप होते हैं, जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में था उस टाइप के थे 4, और बाकी हाइड्रोजन बॉम्ब टाइप में थे। इसमें ऑपरेशन शक्ति थी, इसमें ऑपरेशन शक्ति है। और ये स्माइलिंग बुद्धा, इसको हेड कौन कर रहे थे? इसको हेड कर रहे थे राजा रमन्ना। याद रखना है नाम आपको, राजा रमन्ना। ये न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, इन्होंने ही ये बॉम्ब हेड किया था, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। ठीक, इसको हेड कौन कर रहा था मैं भूल गया हूँ। ठीक, आप देख लीजिएगा। चलिए तो फिर हम चौथे क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। ये चौथा क्वेश्चन क्या है? ये रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन है। कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है, उसने एक इमेज बनाई है जो कि कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज़ की है। तो बताइए कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया होगा? मिरर के सामने कहाँ पर रखा गया होगा कि ऐसी इमेज हमको रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज़ की मिली होगी? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फोकस, एक सेकेंड, जब कर्वेचर पर रखा जाता है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज ऐसी बनती है कि अगर ये ए बी है, ये जितने साइज़ की है उतने ही साइज़ की ये भी बनती है। इन्वर्टेड दिख रहा है, ये ए बी इस डायरेक्शन में है, तो ये किस डायरेक्शन में है? ये बी ए डायरेक्शन में है। ये ए बी डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट, तो इमेज किस में डायरेक्शन में? बी ए, अपोजिट है। तो इन्वर्टेड है, रियल है, और जितनी बड़ी ए बी है उतनी ही बड़ी ये बी ए भी है। ए बी की साइज़ और बी ए की साइज़ क्या है? सेम है। तो ये ऐसा तब बनता है जब कर्वेचर पर रखा हो। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं थोड़ा डिटेल अभी आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको बस एक कुछ ऑप्शन अटेम्प्ट कर सकें, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ये तब बनेगा कि जब एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कर्वेचर के सेंटर पर ही रखा रहेगा। इसका मैंने डिटेल आंसर सब कुछ बताऊंगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन द ऑब्जेक्ट, ये क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन इसका? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर, देन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्स एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। ये एक्सप्लेनेशन है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कनकेव मिरर या जो मिरर होते हैं वो इमेज बनाते कैसे हैं। हम दोनों मिरर को देखेंगे, कनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। ठीक, तो थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, लाइट कई सारी फिनोमेनास को शो करती है, जिसमें से एक फिनोमेना क्या है? रिफ्लेक्शन, और एक फिनोमेना है रिफ्रैक्शन। अभी इन दोनों को देखेंगे। उसके अलावा जो लाइट करती है वो मैं आपको बता दूँ, वो डिफ्रैक्शन करती है। ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा। इंटरफेरेंस करती है। ठीक, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, लाइट का पोलराइजेशन होता है। ठीक, लाइट का डिस्पर्शन होता है, लाइट का डिफ्यूजन भी होता है। तो ये जो फिनोमेनाज हैं उन सबको हम देखेंगे जब सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस अगर आते हैं और ज़रूर आए हुए हैं उनमें हम देखेंगे। अभी हम फिलहाल डिटेल में रिफ्लेक्शन को देखेंगे और थोड़ा सा हम रिफ्रैक्शन को समझेंगे। ठीक, रिफ्लेक्शन तब होगा जब मिरर लगा होगा, रिफ्रैक्शन तब होगा जब लेंस लगा होगा। तो यानी कि कहीं भी आपको रिफ्लेक्शन शब्द दिखे तो ज़रूर वहाँ पे क्या लगा होगा? मिरर। कहीं भी रिफ्रैक्शन शब्द दिखे तो वहाँ पे क्या लगा होगा? लेंस। या अगर मिरर लगा है तो जो फिजिकल फिनोमिना हो रही होगी वो किस चीज़ की हो रही होगी? रिफ्लेक्शन की। अगर लेंस लगा है तो जो फिजिकल फिनोमिना हो रही होगी किस चीज़ की? रिफ्रैक्शन की हो रही होगी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कुछ नियम हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अभी केवल रिफ्लेक्शन के नियम को देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन होगा तो एक मिरर होगा ज़रूर, तो हम एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मिरर की जो ये ऐसे ये जो मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये प्लेटिंग होती है, कोटिंग होती है। एक्चुअली कोटिंग होती है। ये कोटिंग किस चीज़ की होती है? मेटल की होती है। मेटल की कोटिंग क्यों होती है? क्योंकि मेटल रिफ्लेक्टिव होते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को, उसी मीडियम में वापस लौटा देते हैं। यही रिफ्लेक्शन होता है। एक्चुअली लाइट का जिस मीडियम से आ रही लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये मेटल की बहुत पतली, इतनी पतली होती है कि करीब 10 नैनोमीटर की होती है। ये मेटल होते कौन से हैं? एल्यूमिनियम जनरली,
एल्यूमिनियम होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन से मेटल की कोटिंग होती है, तो एल्यूमिनियम। और ये कौन सी होती है, सिल्वर। एल्यूमिनियम नियर टू 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और सिल्वर उससे बेटर 95%। ये 90% को करता है और सिल्वर कितने को करता है, 95%। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो 100% मिरर को 100% जो लाइट आ रही है उसको उसी मीडियम में वापस कर दे। सिल्वर एट बेस्ट 95% करता है। ज़रूर कुछ ना कुछ लाइट ट्रांसमिट होती है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि 90% और 95% है तो बाकी कहाँ गई, तो बाकी या तो ट्रांसमिट हो जाएगी, या तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, मेटल एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को। ठीक, तो यहाँ हमने एल्यूमिनियम की कोटिंग कर ली। ये साइड जो है, जो कोटिंग नहीं हुई वो शाइनिंग साइड है। ये साइड शाइनिंग साइड है, या पॉलिश्ड साइड बोलते हैं, शाइनिंग साइड या पॉलिश्ड। ठीक, ये अब इसमें क्या होता है कि सपोज करते हैं ये एयर है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, पूरा मीडियम में एयर है। रिफ्रैक्शन जब होता है तो मीडियम में चेंजेस होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम रहता है। मीडियम क्या होता है, सेम। अभी बताता हूँ किस सेंस में सेम हो रहा है। सपोज करते हैं एक लाइट की रे यहाँ से फॉल कर रही है। ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये ठीक, थोड़ा स्ट्रेट लाइन कहाँ से बनेगा ज़रा ये देखते हैं। सपोज करते हैं ये रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल करी, ठीक, तो टेढ़ा बन जा रहा है। हाथ से मैं ड्रॉ करता हूँ, आप समझ रहे होंगे। ये रे ऑफ लाइट फॉल करी, इसका कलर मैं ज़रा चेंज कर दूँ, एक सेकंड, सॉरी। ये रे ऑफ लाइट फॉल करी और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक, तो जो रे ऑफ लाइट मिरर पे फॉल कर रही है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट करी उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइन, ठीक इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। और एक ये एंगल बनता है। ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। और ये जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। ये इंसिडेंट लाइट है या रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे या लाइट। और ये क्या है, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको एंगल आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंगल आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल आर। रिफ्लेक्शन का पहला लॉ ये कहता है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पहला लॉ है कि इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। ओके, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये कहता है कि जो, एक सेकेंड, दूसरा लॉ ये कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस के बराबर होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है डॉटेड वाला, ये एक ही प्लेन में होगा। ये दो लॉ जो हैं किसके लॉ हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। और ये दो लॉ, अब यहाँ पे तो आपको प्लेन मिरर दिख रहा है ना, तो ये दो लॉ सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं बल्कि किसी टाइप का भी मिरर हो। सपोज करते हैं मिरर ऐसा वेवी है, सपोज करते हैं ऐसा मिरर गोल सा है, सपोज करते हैं ऐसे मिरर गोल, मिरर का एक मिरर का पार्ट है, सपोज करते हैं एक मिरर इलिप्टिकल शेप में है। तो कोई भी शेप हो मिरर का, ये जो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है, और जो तीनों जो ऑल थ्री हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और ऑल नॉर्मल, वो तीनों क्या होते हैं, सेम, ऑल थ्री इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में होते हैं। ठीक, ये किसी भी सरफेस के लिए होल्ड करता है। तो मैंने आपको प्लेन मिरर के लिए समझाया है रिफ्लेक्टेंस का नियम, लेकिन ये किसी भी सरफेस के लिए हमको एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है, ये सरफेस कॉन्केव मिरर है। ठीक, तो ज़रा देखते हैं कि मिरर्स क्या होते हैं। ठीक, यहाँ मैं आपको मिरर समझाता हूँ। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मिरर्स। ठीक, मिरर्स हम अभी जानते हैं, बस इतने, कई टाइप के होते हैं पर हम सिर्फ 3 टाइप देखते हैं। प्लेन मिरर होता है, और एक सेकेंड, प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक, स्फेरिकल मिरर, हमको अभी सिर्फ स्फेरिकल मिरर देखना। प्लेन मिरर का आसान होता है, जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूँगा। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर्स पर। किस पर आते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक, इसी से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स।
कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, ज़रा ये देखते हैं। यहाँ एक शब्द आ रहा है केव और यहाँ शब्द वो नहीं आ रहा है। तो जहाँ पर केव आता है, जैसे ये मिरर है स्फेरिकल मिरर, पहले थोड़ा स्फेरिकल मिरर बता दूँ क्या होता है। एक सेकंड, स्फेरिकल मिरर आपको बता देता हूँ। स्फेरिकल मिरर स्फेयर शेप में होते हैं। किस शेप में होते हैं, ये क्या होते हैं, किसी एक स्फेयर के पार्ट होते हैं। जैसे मान लिया एक गोल सा स्फेयर है, इसका हमने इतना पार्ट काट लिया ये, और ये निकाल लिया, तो ये जो निकला हुआ पार्ट बना, अगर ये ग्लास का है और इसके पीछे हम कोटिंग करते हैं किस चीज़ की, सिल्वर की या एल्यूमिनियम की, ये कोटेड सरफेस हो गया और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। तो ये चूँकि ये एक स्फेयर का पार्ट है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेयर से निकला हुआ, इसीलिए क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर ये दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कब मिरर कैसे पहचानेंगे कॉनकेव है, कैसे पहचानेंगे कॉन्वेक्स है। तो मैं यहाँ कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ और इस साइड में एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ। कॉनकेव क्यों है बताता हूँ मैं, ज़रा सा कोटिंग कर दूँ इस पर। ठीक, ये हमने उस मेटल की कोटिंग कर दी है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जहाँ भी आपको ये सिंबल ऐसे डॉटेड मिल जाए वो कोटिंग को बताता है। इधर ही हमने इस तरफ कोटिंग कर दी, सॉरी, हम इस बार कोटिंग जो है, एक सेकंड, कोटिंग हम इधर करेंगे। इस बार हमने बाहर की थी, इस बार अंदर कोटिंग करेंगे। ठीक, अब कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है ये समझते हैं। जिधर कोटिंग करिए उधर तो हम लाइट नहीं डालेंगे। अब इधर कोटिंग करिए तो इधर लाइट आने का कोई मतलब नहीं है। जिधर कोटिंग नहीं की होती है लाइट उधर पड़ती है, उधर डाली जाती है, तभी यूज़फुल होता है मिरर। तो अगर जिधर लाइट पड़ रही है उसके साइड में केव बन रहा है, ये केव जैसा से दिख रहा है ना, गुफा जैसा, केव क्या गुफा, अगर केव बन रहा है जिधर लाइट आ रही है उस तरफ केव बन रहा है, तो वो मिरर क्या होगा, कॉनकेव। अगर जिस साइड लाइट आ रही है, लाइट किधर आएगी, इधर आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइट हमेशा उधर आती है जिधर ये कोटिंग नहीं की होती है, शाइनिंग साइड में आती है। तो इस साइड आ रही है, इधर केव तो बन नहीं रहा, केव तो इधर बन रहा है, तो ये मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप कॉनकेव मिरर पहचान लीजिए। अगर आप डिसाइड कर लिया कि वो कॉनकेव मिरर है तब तो है, अगर कॉनकेव मिरर नहीं है तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगर केव बन रही है तो कॉनकेव मिरर, अगर केव नहीं बन रही है तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, उसी तरीके से लेंसेज भी होते हैं, लेंस ऐसा होता है। ठीक, दो लेंस मैं बता रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा कॉनकेव लेंस है कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है। आप ये बताइए कैसा लेंस है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। अब चूँकि लाइट इधर पड़ रही है और केव अंदर बन रहा है, तो ये केव यानी कि यहाँ बन नहीं रहा है, तो ये कैसा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, सॉरी। अच्छा, इधर लाइट पड़ रही है, लेंस में दोनों साइड से लाइट पड़ सकती है, तो दोनों जिन साइड में लाइट पड़ रही है उधर क्या बन रहा है, केव बन रहा है, तो इसीलिए कैसा मिरर हो जाएगा, ये कैसा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। ठीक, तो ये लेंस का बता दिया। लेंस का हम डिटेल में अभी हम लेंस से इमेज फॉर्मेशन नहीं करेंगे, अभी हम केवल किससे करेंगे, मिरर से। तो केव बन रहा है तो कॉनकेव, और केव नहीं बन रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, जरा सा मिरर्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा उनके पार्ट्स को समझ लेते हैं, और हम रिफ्लेक्शन वो इमेज कैसे बनाते हैं हम वो देख लेते हैं। तो आपको मैं इस इमेज से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ये मिरर है। अच्छा, ये जो ग्रे पार्ट दिख रहा है ये कोटिंग की हुई है, ये ग्रे पार्ट दिख रहा है ये कोटिंग की हुई है। तो कोटिंग केव साइड में नहीं की हुई है, बगल साइड में की हुई है, और लाइट इधर फॉल करेगी, इसीलिए कैसा मिरर है ये, इसीलिए कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इधर केव बन रहा है, इधर कोटिंग की हुई है, लाइट इधर फॉल करेगी, तो इसीलिए कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, अब इसके थोड़े से मिरर के पार्ट्स को समझते हैं। ओके, यहाँ आपको दिख रहा है M और N, यहाँ पे दिख रहा है P, यहाँ दिख रहा है MN, यहाँ पे क्या दिख रहा है P। तो यहाँ हम ये डालते हैं, ये M और N। उसी तरीके से यहाँ भी M और यहाँ भी N। इस MN को बोलते हैं हम अपर्चर। ठीक, और जो हम अपने लेवल पे जो पढ़ते हैं वो इमेज फॉर्मेशन, वो सिर्फ और सिर्फ तभी पढ़ते हैं जब MN बहुत छोटा। अगर MN बड़ा हो गया तो जो मैं लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ वो होल्ड नहीं करेगा। जो ये सारा कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है, 1/f एक फार्मूला है, बताऊँगा आपको, 1/f = 1/u + 1/v। ये होल्ड तभी करता है जब अपर्चर छोटा हो। किसके कंपैरिजन में वो भी बताता हूँ। ठीक, एक सेकंड, ये MN हो गया। MN को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। इस लेंस के ठीक मिड पॉइंट पे, दोनों लेंस के एक पॉइंट होता है जिसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। तो P क्या होता है हमारा, पोल। इस पोल से होते हुए एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं।
ये लाइन। इसी तरीके से इस पोल से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। उस सिस्टम की क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरीके से ये भी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अच्छा जरा इस लेंस को देखिए, अगर ये मैं ड्रॉ करूँ तो एक स्फेयर बनेगा, गोला बनेगा ना, तो उस गोले का अगर ये सेंटर हो, ये सेंटर, तो इस सेंटर को अगर सी से लिखे तो सी जो होता है वो सेंटर, इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। उसी तरीके से ये इस गोले का पार्ट बनाएगा, तो यहाँ पर सी आएगा, तो ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा आप देख रहे होंगे कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके सामने है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके ये पीछे है। कॉनकेव मिरर में तो सामने है लेकिन शाइनिंग सरफेस के सामने है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में शाइनिंग सरफेस के वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, ये आपको याद रखना है। अच्छा ये डिस्टेंस दिख रही होगी पीसी, ये जो पीसी होती है, पीसी, इसको बोलते हैं, ये आर के बराबर होती है और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये उस स्फेयर की रेडियस होती है जिससे ये लेंस बने हुए हैं। ओके, इसको आप ये समझाने के लिए ड्रॉ किया था आपको, तो इसको मिटा देते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अच्छा अगर mn छोटा है, mn अगर mn स्मॉल है तो इन P और C के ठीक बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। और किससे लिखते हैं? F से। P और C के बीच में ठीक बीच में एक पॉइंट होगा जिसको किससे लिखते हैं? F से। और क्या बोलते हैं? फोकस। ये फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पर सारी रेज जो हैं आती हुई सारी रेज कन्वर्ट होती हैं, या सारी रेज कन्वर्ट होती हुई अपीयर होती हैं। अभी ये भी समझाता हूँ। अभी आप समझ लीजिए कि F क्या होता है? फोकस। और अगर mn छोटा है तो F ये जो दूरी है, ये F जो दूरी है ये R की आधी होती है। यानी जो फोकस होता है F, स्मॉल f से, पॉइंट तो F से लिखते हैं पर ये डिस्टेंस को किससे लिखते हैं? स्मॉल f से। ये पॉइंट कैपिटल F से है पर ये जो डिस्टेंस होती है पोल और F के बीच की, उसको किससे लिखते हैं? स्मॉल f से। उसी तरीके से पोल और C के बीच की डिस्टेंस को मैंने आपको बताया, PC को क्या बताया मैंने? R। PC को मैंने क्या बताया? R। तो ये जो F होती है, F डिस्टेंस, ये R की क्या होती है? आधी होती है, या R जो होता है वो क्या होता है? F का दुगना होता है। ठीक, तो ये लेंस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये कर्वेचर है, कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसके बीच की पॉइंट को, जहाँ पे रेज डाइवर्ट होती हैं या डाइवर्ट होती हुई अपीयर होती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट बोलते हैं। P से F तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PF को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और किससे लिखते हैं? स्मॉल f। ठीक, और ये r/2 होता है, तो ये जान लेना ज़रूरी है। ओके, बस इतना जानना। अब हम इमेज फॉर्मेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो शुरू करते हैं। ठीक, इसको इरेज करके मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ठीक, तो यहाँ तो अब देखिए क्या है, इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आते हैं। इनफाइनाइट से, याद रखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही हैं, ये पैरेलल आ रही है ना, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ये जो दूरी है, फोकल लेंथ स्मॉल f, इसकी तुलना में बहुत दूर रखा हुआ। इनफाइनाइट मतलब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, पर इस डिस्टेंस है या लेंस की जो डिस्टेंसेज हैं, f है, r है, उसके कंपैरिजन में बहुत दूर रखा हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखे हुए होते हैं लेंस से, उनसे हमेशा पैरेलल रेज आती हैं। तो अगर पैरेलल रेज आ रही हैं और यहाँ लिखा नहीं है कि एट इन्फिनिटी, तो भी आप क्या समझ जाएंगे कि वो इनफाइनाइट पे ही है। और अगर लिखा है एट इन्फिनिटी तो इसका मतलब रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर रेस पैरेलल आ रही हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर। अगर इनफाइनाइट पर है तो रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आ रही हैं, तो पैरेलल रेज आकर के कहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं? देखिए, ध्यान दीजिए, ये इस पॉइंट पर इकट्ठा हो रही हैं, इसीलिए इस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अच्छा, एक जगह पे आके इकट्ठा हो रही है ना, तो इसीलिए कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर पे कन्वर्ज हो रहे हैं ना, एक जगह लाइन कन्वर्ज हो रही है, इसीलिए क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, यहाँ पैरेलल लाइन आई, ये पैरेलल लाइन आई, ये आई, लाइन नहीं, रेज है, लाइट की रेज है। अच्छा, फिर रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हुए ये उधर चली गई, ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हुए इधर, उसी तरीके से ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, और जो बीच में आई थी प्रिंसिपल एक्सिस से, ऐसे आई थी और ऐसे ही चली गई। अच्छा, ज़रा तो हम देख रहे हैं कि ये लाइन जो है क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं। यहाँ पे तो इकट्ठा हो रही थी, पर यहाँ पे ये जो लाइन रिफ्लेक्ट होने के बाद से एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, तो इसीलिए इस मिरर को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक।
अच्छा, लेकिन अगर हम ये जो लाइट सपोज करते हैं ये लाइन इधर गई, इसको अगर बैकवर्ड मिलाएं हम तो इस लेंस के फोकस पे जाके मिलेगी, कन्वेक्स मिरर के फोकस पे जाके मिलेगी, ये फोकस पे जाते हुए मिलती हुई अपीयर होगी। तो वो पॉइंट जहाँ पे सारी लाइन एक्चुअल में अपीयर होती हैं उसको फोकल लेंथ बोलते हैं कनकेव मिरर के सेंस में। और अगर अपीयर सिर्फ हो रही हैं, बैक कर रहे हैं तो अपीयर हो रही हैं, सच में नहीं जा रही हैं, तो वो पॉइंट कन्वेक्स मिरर का क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। यही समझाने के लिए ये पूरा प्रोसेस था। ठीक, ओके, ये मिटा देता हूँ ताकि आप जब भी एक बार और देखना चाहें समझ लें। तो एम क्या होता है, अपर्चर होता है। एम क्या होता है, अपर्चर होता है। ये ठीक बीच में जो पॉइंट होता है क्या होता है, पोल होता है। ये एम है, ये पोल है। जहाँ लाइन कन्वर्ज हो रही है वो फोकस है, जहाँ लाइन कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही है वो फोकस है कन्वेक्स मिरर में। कनकेव मिरर में वो फोकस है। जिस मिरर का ये पार्ट है उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये जो दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ठीक यहाँ भी वही है, जिस स्फेयर का ये पार्ट है उसका जो सेंटर है वही इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पी से सी की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। पी से फोकल पॉइंट की दूरी को स्मॉल एस से लेते हैं और उस लेंस का हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक, तो एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि कॉनकेव मिरर है तो सब कुछ उसके सामने है, एफ है, सी है, उसके सामने है। लेकिन अगर कन्वेक्स मिरर है तो सब कुछ उसके सामने नहीं बल्कि उसके पीछे में है। ये आपको याद रखना है। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ, फोकस, कर्वेचर सारे क्या होते हैं, लेंस के पीछे होते हैं। और कॉनकेव मिरर में क्या होते हैं, लेंस मैं बार बार बोल जा रहा हूँ, कॉनकेव मिरर में क्या होते हैं कि उसके आगे होते हैं, सामने होते हैं। अब थोड़ा सा हम मिरर इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि लेंस इमेज कैसे बनाता है। तो उसके लिए आपको इमेज फॉर्मेशन बनाता कैसे भी हो, फॉलो हमेशा क्या करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। जो लाइट आ रही है और जो जा रही है वो हमेशा इन दोनों इस एक नियम को ये तो फॉलो करेगी और एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे, उसको फॉलो करेगी। तो ज़रा इसको देखते हैं। सपोज करते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स सबका एक एक जोड़ा करके बनाया गया। तो सपोज करते हैं ये पैरेलल रे आ रही है, तो पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाती है, फोकस से। याद रखना है आपको, यहाँ इसलिए जाती है कि कहीं और से जाएगी। सपोज करते हैं ये यहाँ से आई और कहीं यहाँ से चली गई, मान लिया सी के कहीं बाहर, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड नहीं करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कतई होल्ड नहीं करेगा। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो होल्ड करना है। तो अगर पैरेलल रे आ रही है और स्फेरिकल कन्वेक्स कॉनकेव मिरर के इस पॉइंट पर पड़ रही है तो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। उसी तरीके से ये कन्वेक्स मिरर है, इसके पैरेलल कर मतलब इसके एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो पैरेलल रे जब मैं बोल रहा हूँ तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है। उसी तरीके से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके एक पैरेलल रे आ रही है। तो अब ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हुए इधर चली जाएगी। लेकिन अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो हमको ये ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। यहाँ तो सच में फोकस से जा रही है, लेकिन यहाँ ऐसा लगेगा कि फोकस पे अपीयर हो रही है जाती हुई। ठीक, तो अगर पैरेलल रे है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। याद रखिए, पैरेलल रे है तो फोकस से जाएगी। और अगर फोकस से आ रही है, फोकस से देखिए यहाँ फोकस से आ रही है ना, तो कहाँ चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, फोकस है तो पैरेलल हो जाएगी। उसी तरीके से ये लाइट आ रही है ना, आई, ये आ रही है लाइट, तो कहाँ से अगर बढ़ा दें तो कहाँ से चली जाएगी, फोकस पर। तो अगर फोकस पर आती हुई अपीयर हो रही है तो कैसी हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। समझ रहे हैं, पैरेलल आ रही तो फोकस से, पैरेलल आ रही तो फोकस से, फोकस से आ रही है तो पैरेलल, फोकस से आ रही है तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। ठीक, अच्छा अब देखते हैं, एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट फोकस से नहीं बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर से टकरा रही है, तो जिस पाथ पे आई थी ठीक उसी को ट्रेस कर जाएगी वापस। ऐसे आई और सी से होते हुए चली जाएगी। उसी तरीके से एक लाइट आ रही है जो सी तक पहुंच नहीं रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहुंच जाएगी, अपीयर हो जाएगी, यहाँ पे टच कर जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगी, ऐसे आई और ऐसे चली गई। ये जो जहाँ अपीयर होने की बात होती है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, और जहाँ सच में होता है इवेंट वो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ हर केस में अपीयर हो रहा है, देखिए यहाँ भी अपीयर हो रहा है, यहाँ भी अपीयर हो रहा है, यहाँ भी अपीयर। इसीलिए एक नियम आप याद रख सकते हैं कि लाइट सच में नहीं जा रही है कन्वेक्स मिरर में, तो कन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा, नेवर रियल इमेज नहीं बनाएगा। ये हमेशा रियल इमेज बनाएगा सिवाय एक केस को छोड़ के। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो कनकेव मिरर है वो रियल इमेज भी बनाता है और इमेजनरी भी बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, इमेजनरी ऑलवेज। क्या बनाता है, ऑलवेज इमेजनरी बनाता है, नेवर रियल बनाता है। ठीक,
यहाँ पर अब हम रियलिटी में इमेज को हम फॉर्म करते हैं। सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट मतलब काफ़ी दूरी पर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेस कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। तो सपोज इनफाइनाइट रेज आती हैं, तो हम लेकिन दो रेस को पकड़ लेते हैं। अब ये दोनों रेस कैसी हैं, पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये भी पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो जहाँ पर ये दो रेज मिल रही हैं, इमेज वहीं पर बनेगा। अच्छा, तो ये इमेज कैसा था, इतना बड़ा था ना, लेकिन ये पॉइंट साइज़ का बन रहा है। देखिए यहाँ पे आएगा, एक ही पॉइंट पे तो कट कर रही हैं, तो इमेज कैसा होगा, पॉइंट साइज़ पे। तो यही पे इस चार्ट में दिखाया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, क्योंकि लाइट यहाँ पे कट कर रही है दोनों रेज। और कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा। ये इतना बड़ा, ये पॉइंट का ही रह गया, छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा और पॉइंट साइज़ का हो जाएगा, बिंदु आकार का हो जाएगा। और कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल इमेज होगा। रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज का मतलब होता है अगर हम यहाँ एक पेपर रख दें या कोई स्क्रीन रख दें तो हमको इसकी इमेज यहाँ मिल जाएगी। जैसे हम क्या करें, अगर कॉन्केव मिरर लें और सन से एक लाइट आ रही है, रेज आ रही हैं बहुत सारी, और हम यहाँ पे पेपर लगा दें तो यहाँ बर्न कर जाएगा, जल जाएगा पेपर। इसका मतलब यहाँ पे लाइट सच में आ रही है। तो जब लाइट सच में आती है और पेपर पे या किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वो इमेज कैसी होती है, रियल होती है। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, उल्टी होती है। हमारी आँख सीधा करके उसको दिखाती है। अच्छा, तो ये पहले इनफाइनाइट पे था, तब हमने कंडीशन देख ली। तो इनफाइनाइट पे था तो इमेज बन कहाँ रही है, फोकस पर। और कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। अब आपको एक एक चीज़ याद नहीं करना, मैं पूरा समझा दूंगा और बड़े आसानी से आप याद कर लेंगे। और रियल और इन्वर्टेड होगी। आप देख लीजिए, हर केस में रियल इन्वर्टेड है, ये तो याद हो जाएगा। कनकेव मिरर हर केस में रियल और इन्वर्टेड बनाती है सिवाय एक केस के, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हर केस में क्या बनाती है, वर्चुअल बनाती है। तो ये तो वैसे ही याद हो गया। कनकेव मिरर हर केस में रियल इन्वर्टेड बनाएगी सिवाय एक के, वो केस भी देखेंगे। अच्छा, हमने अभी तो इनफाइनाइट पे रखा था तो इमेज फोकस पे बन रही। अब थोड़ा सा और आगे लाते हैं, हम इनफाइनाइट पे नहीं ला रहे हैं, सी हम थोड़ा सा और सामने ला रहे हैं लेंस के। तो हम सी के जस्ट बियॉन्ड ला रहे हैं, ये सी है ना, इसके जस्ट बियॉन्ड। तो इमेज कहाँ रखा हुआ, ए बी। इमेज क्या है, ए बी। तो अगर इमेज इनफाइनाइट पर नहीं है तो उससे पैरेलल रेज भी निकलेंगी और साथ ही साथ नॉन पैरेलल रेज भी निकलेंगी। यहाँ पे तो सिर्फ पैरेलल रेज आई हैं, लेकिन अगर इनफाइनाइट पे नहीं है तो पैरेलल रेज तो आएंगी ही आएंगी, ऐसी नॉन पैरेलल रेज भी आएंगी। तो हम एक पैरेलल रे चुन लेते हैं, एक नॉन पैरेलल। तो ये पैरेलल आई, पैरेलल रे हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से। ये नॉन पैरेलल है और कहाँ से आ रही है बच्चों, ध्यान दीजिए, इसको जरा इरेज करो, देखिए ये समझ, ये पैरेलल रे है ना, ये पैरेलल रे है। तो पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये नॉन पैरेलल रे है और कहाँ से आ रही है, कर्वेचर से। और मैंने आपको यहाँ पर बताया है, यहाँ पर ये अगर कर्वेचर से कोई लाइन आ रही है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगी। तो ये यहाँ पे यही हुआ है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है और लौटेगी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये रे और ये रे जहाँ पर कट करेंगी, इमेज वहाँ बनेगा। तो ये इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और इससे छोटा बन रहा है। यहाँ पे तो एकदम पॉइंट साइज़ का बना था, यहाँ पे कैसा बना था, पॉइंट साइज़ का, लेकिन यहाँ पे कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज़ का नहीं बल्कि इससे छोटा बन रहा है। तो क्या इसका चार्ट में देखते हैं, अगर सी के बियॉन्ड रखा है, ये सी के बियॉन्ड हो गया, तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में बनेगी। और कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। यहाँ हाईली डिमिनिश्ड था, यहाँ पे कैसा है, सिर्फ डिमिनिश्ड है। और कैसी बनेगी, ये ऐसी थी ना, ए इधर था, बी इधर था, इस बार ए डैश ए इधर हो गया और बी किधर हो गया, इधर हो गया। तो कैसी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। अब हम सी पर लाते हैं और पास लाते हैं, इनफाइनाइट पर था, थोड़ा और पास लाए, अब हम एकदम सी पर रख देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, पैरेलल रे तो हमेशा निकलेंगी, तो एक पैरेलल रे निकल रही है। उसके अलावा इस बार हम 3 रे लेंगे, 2 रे, इस बार भी 2 रे लेंगे। ये पैरेलल रे है और ये नॉन पैरेलल है। पैरेलल रे कहाँ से आएगी, फोकस से। और ये जो नॉन पैरेलल रे है, इस बार तो सी से आ रही थी, लेकिन इस बार कहाँ से आ रही है, एफ से। तो एफ से आई, और मैंने आपको यहाँ बताया है कि अगर कोई लाइन, एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, एक सेकेंड, अगर फोकस वाला ये है ना, अगर फोकस से आ रही है लाइट तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। पैरेलल जा रही है तो फोकस से जाएगी, और फोकस से जा रही है तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो लाइट है, ये लाइट, ये पैरेलल आ रही है और ये फोकस से आ रही है। तो फोकस से आने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल।
पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्शंस के बाद क्या हो जाती है, फोकस। अब ये लाइन और ये लाइन जहाँ कट करेंगी, कहाँ कट कर रही हैं, ए पर, वहाँ पर इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, सी पर। ये सी ही है पोजीशन ना, ए डैश बी डैश जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, सी पर। तो हम अगर अपने ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर ही। अब और कैसी बनेगी, जितनी बड़ी ए बी है इमेज उतनी ही जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है ए बी और उतना ही बड़ा इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। तो इमेज सेम साइज़ का बनेगा और रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रियल इन्वर्टेड तो हर बार बन रहा है। अब थोड़ा और पास लाते हैं, पहले इनफाइनाइट पर था, फिर सी के थोड़ा पास लाए, फिर एग्जैक्टली हम सी पर ले आए। अब हम क्या करते हैं कि सी के अंदर लाते हैं, सी और एफ के बीच में लाते हैं। अब हमने यहाँ पे ले आया, ठीक, यहाँ पर ले आया। ये ए डैश बी डैश हमारा, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, पैरेलल रे तो हमेशा निकलेगी, तो ये पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ तो ये कहाँ, पैरेलल रे कहाँ से जाती है, फोकस से, तो ये फोकस से होती हुई जा रही है। उसके अलावा एक नॉन पैरेलल रे इस बार इधर से निकली है। अच्छा, इधर से निकली है तो चूंकि ये ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, तो फोकस कर्वेचर से आ रही है। ये देखिए लाइट इधर से इधर जा रही है, लेकिन पीछे आएंगे तो ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, कर्वेचर से आ रही है। तो कर्वेचर से आने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कर्वेचर से ही होके लौट जाती है। तो क्या हो रहा है, ये पैरेलल लाइट थी, फोकस से गई, ये कर्वेचर से आने वाली लाइट थी तो कर्वेचर से ही लौट गई, और जहाँ पर ये दोनों लाइन कट किए वहाँ पर इमेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा था, हर बार ऑब्जेक्ट जहाँ रखा था इमेज उसके आगे बनती थी। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इमेज यहाँ बनी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इमेज यहाँ ही बन गई। लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, अब ऑब्जेक्ट इसके पीछे बन रहा है। तो अगर आपने सी और एफ के बीच में रख दिया, सी और एफ के बीच में रख दिया, तो इमेज सी के पीछे बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी और इनलार्ज्ड बनेगी। कैसी बनेगी, ये ए बी इतना छोटा सा था, इस बार इतना बड़ा सा हुआ तो इनलार्ज बनेगी। इस केस में ये मिरर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर सकता है, बड़ा करके दिखाने वाला। और उल्टा बनी है तो इसीलिए इन्वर्टेड है। और उल्टी इमेज जो बनती है, इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। अब थोड़ा और पास लाते हैं, अभी हम सी एफ के बीच में लाए हैं, इस बार हम एग्जैक्टली फोकस पर ही रख देंगे। फोकस पर रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ए बी ऑब्जेक्ट है ना, कहाँ रखा है, फोकस पर। तो ये पैरेलल लाइट कहाँ से गई, फोकस से। ये कर्वेचर से आने वाली लाइट कहाँ से लौट गई, कर्वेचर से। अब ये एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करे, कहाँ पे कट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पर। कहाँ पे कट कर रहे हैं बच्चों, फोकस पे रखने वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे कट कर रहा है, उसका इमेज इनफाइनाइट पे। तो इमेज बनेगा भी कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, और बहुत बड़ा बनेगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। जहाँ भी कट करेंगे इमेज बड़ा बनेगा। ठीक, यहाँ इनफाइनाइट पे रखा, यहाँ इनफाइनाइट से थोड़ा आगे लाए, यहाँ एग्जैक्टली हमने सी पर रख दिया, यहाँ सी और एफ के बीच में रख दिया, और यहाँ सीधा हमने किस पे रख दिया, एफ पर रख दिया। अब हम एफ के भी अंदर लाते हैं, बियॉन्ड पी एंड एफ, यानी पी और एफ के बीच में लाके हम ये यहाँ पे इमेज रख दिया। तो इस बार इमेज, जैसे ही इमेज पी और एफ के बीच में आई, इस बार इमेज इधर बनेगी। क्यों, क्योंकि इस बार इतना पास आ गया कि कोई पैरेलल रे है ही नहीं, इतनी पास आया है। ये ऐसा इसलिए होता है, इमेज पीछे इसलिए बन रही है क्योंकि कोई भी पैरेलल रे नहीं आई है। हर बार हमको एक पैरेलल रे थी, ये इसमें तो सारी पैरेलल थी, ये इसमें भी पैरेलल थी दोनों, इसमें इस बार एक भी पैरेलल नहीं है। तो एक रे ये है जो कि रिफ्लेक्टेंट के बाद कहाँ जा रही है, कर्वेचर से। एक रे ये है जो कि पोल से आ रही है, और पोल से आने वाली लाइट, कोई लाइट पोल से आई है तो पोल से ही लौट जाती है। दूसरे मिरर में भी, कन्वेक्स मिरर में भी यही होता। ठीक, तो ये पोल से लाइट आई, पोल से लाइट आई बच्चों, सॉरी, ये पोल से लाइट आई और पोल से चली गई। तो कोई पोर्शन ऐसा नहीं है कि इधर जा रहा है, लाइट इधर जा ही नहीं रही क्योंकि इधर कोटिंग है। लेकिन अगर इसको एक्सटेंड किया जाए इस लाइन को, तो ये यहाँ मिल रही है, और इस लाइन को एक्सटेंड किया जाए तो यहाँ मिल रही है, तो इमेज इस बार यहाँ बनेगा। अच्छा, चूँकि लाइट यहाँ कोई सच में तो जा नहीं रही, हम तो इसको ज़बरदस्ती इसको एक्सटेंड करते हुए अपीयर करा रहे हैं। तो जब भी अपीयर करती है चीज़ें तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। जब भी जहाँ डॉटेड लाइन कट कर रही हो, ये डॉटेड लाइन है ना, ये अपीयरिंग लाइन है, रियल लाइन नहीं है, रियल रे ऑफ लाइट नहीं है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनती है, तो ये सीधा बनी है। हर बार यहाँ देखिए उल्टा बना है ना, यहाँ डिमिनिश्ड बना है, यहाँ उल्टा बना, ये भी अगर पॉइंट में भी देखा जाए तो उल्टा ही है। यहाँ भी जब इन्फिनिट पे बनेगी तो कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी। यहाँ भी कैसे बनी है, उल्टी, इन्वर्टेड बनी। और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल। इन्वर्टेड कैसी होती है, रियल। लेकिन इरेक्ट, सीधी कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो यानी एक नियम बना कि कॉनकेव मिरर, हर बार आपको रियल तो हमेशा याद रखना है कि रियल बनेगी, बस आपको इमेज वैसे ही याद रहेगा। बस एक बार याद रख लीजिए कि अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा है, पी एफ के बीच बिटवीन में रखा हुआ है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल।
और वर्चुअल इमेज वर्चुअल है तो कैसी बनेगी, इरेक्ट है, या इरेक्ट है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो कॉन्केव मिरर कैसा इमेज बनाएगा, तो आप बताएंगे रियल बनाएगा। मैं पूछूं सी के बियॉन्ड रखा है तो कैसा है, रियल। सी पर ही रखा है तो कैसा बनाएगा, रियल। सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो कैसा बनाएगा, रियल। एफ पर ही रख दिया है तो कैसा बनाएगा, रियल। लेकिन पी और एफ के और अंदर ले आए हम तो कैसा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। ठीक, तो ये हो गया, ये कनकेव मिरर के लिए था। अब जरा हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोजीशन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आप या तो इनफाइनाइट पर रखेंगे या इनफाइनाइट से थोड़ा आगे रखेंगे। तो इस बार हमने इनफाइनाइट पर रखा, तो इनफाइनाइट पर रखा तो ये रेस कैसी आती है, इनफाइनाइट सारी रेस कैसी होती हैं, पैरेलल। तो ये पैरेलल रेज आई और रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। ये पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से आई और प्रिंसिपल एक्सिस से ही लौट गई। ये पैरेलल रे आई और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई। लेकिन सारी रेस को आगे बढ़ाया जाए तो कहाँ पे मिलेंगी, ये फोकस पर। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है कन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। एट फोकस बिहाइंड पे होता है तो मिरर इमेज भी कहाँ बनेगी, बिहाइंड बनेगी। और चूंकि डॉटेड लाइन है ये, तो इमेज जब भी डॉटेड लाइन दिखे और कट कर रही है तो इमेज वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। अब हम इनफाइनाइट पर नहीं रखे हैं बल्कि कहाँ पर रखे हैं, इनफाइनाइट से थोड़ा आगे ले आए। क्योंकि फोकस इसका सभी साइड होता है तो यहाँ तो इमेज रख नहीं सकते, तो इसीलिए इसमें 2 ही केस पॉसिबल होता है कि इन्फिनिटी पे रखा हो और इन्फिनिटी से थोड़ा आगे रखा हो। तो जब पोल और ये पोल है और ये इनफाइनाइट है, ये पोल है और ये इनफाइनाइट है। इस बार पोल और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब पोल इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज पीछे बनेगा और पोल और फोकस के बीच में बनेगा। देख रहे हैं, ये यहाँ इमेज बन रहा है। इमेज पी और एफ के बीच में नहीं बनेगा लेकिन बिहाइंड बनेगा। और इमेज हमेशा कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। और कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल होगा दोनों केस में, क्योंकि डॉटेड लाइन जा रही हैं। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर है आपका। ये थोड़ा सा हमने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये कर लीजिएगा। अब आप 1-2 बार और देखेंगे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ा दिया तो थोड़ा टाइम लग गया इसके लिए। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब पूछ रहा है अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच। एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, एक फोटो इलेक्ट्रिक, जरा सा मैं एक आध चीज़ सोच रहा हूँ और बता दूँ आपको, यूजेस बता दूँ, यूजेस। ठीक, यूजेस किसके, कॉन्केव मिरर के। ठीक, कॉन्केव मिरर का जो यूज़ होता है वो जो टॉर्च के आगे शीशा लगा होता है वो कैसा होता है, कॉन्केव होता है। जो सर्च लाइट पुलिस लेके घूमती है वो कैसा होता है, क्योंकि कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता है ना, कन्वर्ज कराता है लाइट को एक जगह, तो सारी इकट्ठा होती है तो चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। तो इसीलिए टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स की हेडलाइट जो होती है, हेडलाइट में। ठीक, शेविंग मिरर जो होता है साफ साफ देखने के लिए, शेविंग मिरर जो होता है वो, वैसे तो हम प्लेन मिरर यूज़ करते हैं पर शेविंग मिरर स्पेशल होता है, वो कनकेव होता है। ठीक, डेंटिस्ट होते हैं, आपका दांत बड़ा दिखाई दे, क्योंकि ये कैसा दिखाई देता है, कभी कभी ये हाईली इनलार्ज्ड बनाता है मिरर। ये इमेज कैसी बनाता है, हाईली इनलार्ज्ड, तो कैविटी वगैरह हमको साफ साफ दिखाई देती हैं कनकेव में। एक आपने पॉइंट पकड़ लिया कि केव होता है तो कनकेव होगा, और केव नहीं होगा तो कन्वेक्स होगा। तो जैसे आपने पकड़ा कि कनकेव है तो आपने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन आपको हमेशा इंट्यूशन आएगा कि ये तो यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, तो ये एक जगह इकट्ठा कर रही है लाइट को, तो इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक, अच्छा, और ज़रा हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, तो ये जो साइड व्यू आपका मिरर होता है गाड़ियों में पीछे देखने के लिए, साइड व्यू या रियर व्यू जो मिरर होता है, रियर व्यू वहाँ पे यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि क्या ये करता है, ये कन्वेक्स मिरर ऐसे होता है ना, ये मिरर इस साइड होता है, इस साइड नहीं, इस साइड शाइनिंग सरफेस होती है, तो इस साइड का एरिया बड़ा होता है। आपको दिख रहा होगा जो इस साइड है इसकी तुलना में कनकेव मिरर में ये अंदर की तरफ कर्व है ना, तो ये एरिया थोड़ा छोटा होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ये एरिया बड़ा होता है, तो ज़्यादा गाड़ियों की इमेज आपकी इस इमेज पे बन सकती है। जैसे 10 गाड़ी आ रही है तो 10 की 10 इस पर बन जाएगी, छोटी जगह पे ज़्यादा नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगे। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम साइड मिरर या रियर व्यू मिरर की तरह करते हैं। कॉन्केव मिरर का यूज़ टॉर्चेज में होता है, सर्च लाइट में होता है, हेडलाइट में होता है, शेविंग मिरर में होता है। एक बात जान लीजिए, इसका यूज़ ज़्यादा होता है, इसका यूज़ कम होता है, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट जगह होता है। इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट जगह होता है कॉन्वेक्स मिरर का, कि साइड मिरर बहुत ज़रूरी है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके,
अगला कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ डिवाइस विच, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो कि क्या करती है आपको ये बताना है। तो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। एक आध तो आपको ट्राई करना ही चाहिए, ठीक। हो सकता है आप ट्राई कर लिए हों। तो ये मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहले जैसा हमारा अप्रोच आंसर बता दूंगा, फिर एक्सप्लेन करूँगा। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, स्टोर्स लाइट एनर्जी, नॉन ऑफ द अबव। तो ये क्या करता है कि ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक्सप्लेन करते हैं, आपको बताते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सेल हमेशा क्या करता है, लाइट देता है हमको ना, इलेक्ट्रिक करंट देता है, लाइट नहीं करंट। सेल हमेशा हमको क्या देता है, वोल्टेज या करंट, ठीक। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल हमको करंट देगा, लेकिन किस मैकेनिज्म से देगा वो देखते हैं। फोटो मतलब होता है फोटोन या लाइट। तो वो सेल जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, वो सेल जो लाइट को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। जरा इसके टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स, ठीक। टाइप्स ये 3 टाइप के होते हैं। फोटो, नाम आप जरूर सुनेंगे, फोटो एमिसिव होता है, फोटो इमिसिव सेल। अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है टाइप्स में। पहला टाइप ये है क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते हैं, वैक्यूम, अब उनका ज़माना गया। जो पिक्चर ट्यूब होता था ना पीछे, बड़ी बड़ी टीवियों में ऐसे बड़ा सा पिक्चर ट्यूब लगा होता था, उनमें यही सेल लगा होता था। ये क्या ड्रॉ हो जाता है समझ में नहीं आता। तो एक होता है फोटो वोल्टिक, फोटो वोल्टिक, ये बहुत अक्सर यूपीएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछता है, फोटो वोल्टिक सेल। ये फोटो वोल्टिक सेल में सेमी कंडक्टर्स लगे होते हैं, सेमी कंडक्टर्स। हम इस समय जो सनलाइट से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हम इन्हीं सेल्स का यूज़ करते हैं, फोटो वोल्टिक सेल। एक तीसरे टाइप का सेल होता है फोटो कंडक्टिव सेल, फोटो कंडक्टिव सेल। इसमें भी ये किससे मिलकर बना होता है, सेमी कंडक्टर से, ठीक। तो फोटो कंडक्टिव सेल क्या होते हैं, इनका रेजिस्टेंस वैरी करता है, रेजिस्टेंस वैरी करता है। ये रेजिस्टेंस, अगर इन पे लाइट पड़ी, लाइट पड़ रही है तो रेजिस्टेंस इनका बदल जाएगा। लाइट पड़ी तो रेजिस्टेंस आर है, लाइट नहीं पड़ी, लाइट पड़ रही तो रेजिस्टेंस आर है, लाइट नहीं पड़ रही तो रेजिस्टेंस बदल के आर डैश हो जाएगा, ठीक। तो इस टेक्निक का यूज़ करके हम फोटो कंडक्टिव सेल का, आपको पता है कि कभी कभी आपको जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, जैसे अंधेरा होता है, डार्क हुआ, वैसे वो क्या हो जाती हैं, ऑन होते हैं। और जैसे ही लाइट आई, सन आया, लाइट या सन, वैसे क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। तो लाइट पड़ने पे इनका रेजिस्टेंस बदलने लगता है। तो इसी टेक्निक का यूज़ करके हम ऑन और ऑफ करते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इट कन्वर्ट्स दी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स दी लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़ा सा और एक आध चीज़ें देख लेते हैं जो कि सॉरी, ये तो माइक दूर चला गया था, आपको पता नहीं सुनाई दिया कि नहीं। तो ये 3 टाइप के हैं, ओके। अब हम थोड़े से एक आध चीज़ों को और देख लेते हैं जो एक दूसरे को कन्वर्ट करती हैं। जैसे डायनेमो देख लेते हैं। डायनेमो, आप जानते हैं डायनेमो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जो जनरेटर होता है हमारे घरों में, वही डायनेमो होता है। उसमें बीच में घूमता रहता है, कुछ घूमने का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी, और हमको करंट मिलती है हमारे घरों में, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब मोटर देखते हैं, मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसको और वो घूमना चालू हो जाता है। घूमना जब हो रहा है तो कैसी एनर्जी हो गई, वो मैकेनिकल। कहीं भी मोशन है तो वो कैसा होता है, वो मैकेनिकल मोशन होता है। मोशन इज़ रिलेटेड टू मैकेनिक्स। अच्छा, और यानी वो आपने ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी दी और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और पानी को पंप करके उसने टंकी में पहुंचा दिया। उसी तरीके से जिस माइक्रोफोन से मैं बोल रहा हूँ, माइक्रोफोन, तो मैं बोल रहा हूँ तो साउंड एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ, साउंड एनर्जी। और साउंड एनर्जी जिस डिवाइस में किस में कन्वर्ट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। अब आप अपने ईयरफोन से अगर सुन रहे होंगे या लाउड स्पीकर से या अपने स्पीकर से, तो मैंने साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, माइक्रोफोन्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपके पास वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में के फॉर्म में पहुंची, किस फॉर्म में पहुंची, आपके टैब में, मोबाइल में, लैपटॉप में, किस फॉर्म में पहुंची, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और आपके लाउड स्पीकर या स्पीकर ने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, साउंड में। तो माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिसिटी को
साउंड में कन्वर्ट करता है। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप सोचिए कि जो जो सर मुझे पढ़ा रहे थे तो वो बोल रहे थे और उससे साउंड एनर्जी जनरेट हो रही थी, और साउंड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मेरा स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मुझे साउंड में, जो चीज़ आपको लास्ट में सुनाई, लास्ट में मिल रही हो, उसी में वो कन्वर्ट हुई होगी। तो साउंड आपको सबसे लास्ट, एट लास्ट आपको क्या मिला, साउंड मिला। तो साउंड किससे कन्वर्ट हुआ होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ठीक, लाउड स्पीकर से आपको लास्ट में क्या मिलेगा, आपको साउंड मिलेगा ना, तो उसके ठीक पीछे क्या रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी रही होगी। माइक्रोफोन में सबसे पहले आप किससे स्टार्ट करते हैं, साउंड से, तो सबसे लास्ट में क्या आई होगी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए तबला है, तबला भी कुछ करता है, तबला पे आप मैकेनिकल मोशन करते हैं अपने हाथ से, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो तबला उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, साउंड एनर्जी में। इसी तरीके से आप गेस करके या लॉजिक लगा करके किसी भी चीज़ का आपको मैं, अच्छा आप बताइए ज़रा, इलेक्ट्रिक फ़ैन, ये आपके लिए और होमवर्क है, सोचिएगा इलेक्ट्रिक फ़ैन किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या व्हीकल का जो इंजन होता है, आपकी मोटरसाइकिल कार में जो इंजन लगा होगा, वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, इस क्वेश्चन में यही है कि कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज सच एज, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एग्जांपल क्या है, सोलर सेल या फोटो ट्रांजिस्टर कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, एक आप और बता सकते हैं, जैसे बैटरी है आपके घरों में, बैटरी या इन्वर्टर लगा हुआ है, उसकी जो बैटरी है, इतना थिक क्यों चल रहा है यार, एक सेकंड सॉरी। ठीक, तो जो इन्वर्टर में बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर में जो बैटरी लगी हुई है, वो क्या करती है, किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये हो गया, आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर मैं ट्राई पूरा कर रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, ये भी 69th में पूछा गया था। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉल्टेड वाटर, आपको पता है सॉल्टेड वाटर से अपने एक्सपेरिमेंट अपने क्लास में किए होंगे। सॉल्टेड वाटर हमेशा क्या करता है, ये पानी है और इसमें सॉल्ट डाल दिया NaCl, तो पानी क्या करता है, कैटालिसिस करके इसको कैटालिसिस बोलते हैं, ऑटोलिसिस करके इसको, मैं शब्द ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, इसको ब्रेक कर देता है Na और Cl में। तो यहाँ सोडियम के आयन हो जाते हैं, यहाँ पोटेशियम के आयन हो जाते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह सेल लगा देते हैं, मान लिया यहाँ पे सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये सोडियम किसकी तरफ मूव करने लगता है, इस वाले की तरफ, और क्लोरीन किसकी तरफ, पॉजिटिव वाले की तरफ, तो ये कंडक्ट कर जाता है। उसी तरीके से जहाँ भी आपको सॉल्ट दिखाई दे, सॉल्ट वो कंडक्टर होगा। ऑरेंज जूस थोड़ा एसिडिक होता है, तो एसिड भी लाइट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, तो ये बैड कंडक्टर तो नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑरेंज जूस भी, लेमन जूस भी ऑरेंज जूस जैसा होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। एक सेकेंड, नन ऑफ दी। ठीक, ये आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन, पर मैंने बता दिया। मैं चाहता तो लिख के ले आता, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा बेटर है। जो भी 10-15 लोग इंगेज रहेंगे, वो कम से कम उनको चीज़ें समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून। 2 ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग मास के, 2 ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग मास के, फ्री फॉल कर रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ द मून के, तो क्या होगा, उनका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, अंडरगो चेंज इन दियर इनर्शिया, उनके इनर्शिया में चेंज होगा, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण में किसी भी टाइम में आप उनको देखेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, या एक्सपीरियंस फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, या सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेज का वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसका आंसर होगा उनकी वेलोसिटी सेम होगी, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम। इस सबको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इसका क्या मतलब है, ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। सपोज करते हैं ये मून है हमारा, ये क्या है, मून है, ठीक, मून के सरफेस से कुछ ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं, ये याद रखना है, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और एक ऑब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, दोनों गिर रहे हैं। तो जब ये सरफेस पे पहुँच रहे हैं तो इनके साथ क्या होगा, ये सरफेस एक ही सरफेस पहुँचे। अच्छा, तो मून क्या करता है, जैसे अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ, तो उसी तरीके से मून भी अट्रैक्ट करता है। अर्थ पे जो अट्रैक्शन का रेट होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट जो है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट से ड्रॉप करें तो हर 1 मीटर और हर 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड, जैसे मान लिया यहाँ से आपने 0 से ड्रॉप किया तो 1 सेकंड बाद
1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यहाँ पे कितनी थी 0, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 9.8, यहाँ तक 9.8 आई। अगले 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, अगले 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 9.8 का होल स्क्वायर हो जाएगी। फिर अगले सेकंड क्या हो जाएगी, जो आंसर आया उसका जो भी x आया तो x का होल स्क्वायर हो जाएगी। तो इसी रेट से जो है, इसी रेट से वो ऑब्जेक्ट जो है बढ़ती चली जाती है। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। जब स्पीड के लगातार बढ़ने को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर भी g होता है, इसको g डैश लिख लेते हैं। मून है ये, मून पे जो g डैश होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू मून्स ग्रेविटी, मून्स ग्रेविटी। अर्थ हर चीज़ को इसी स्पीड से खींचता है अपनी तरफ, एक्सेलरेट करता है। तो सारे मून भी इसी तरीके से करता है, बस ये वैल्यू थोड़ी कम होती है। जैसे अर्थ 9.8 से अटैक करता है तो मून जो होता है, मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 का छठा होती है, 6th होती है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1.6 के करीब में आएगा, 1.625 के करीब में आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अच्छा, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल कर रहे हैं। फ्री फॉल का मतलब होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, यू से लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी। फ्री फॉल, जहाँ भी आपको फ्री फॉल मिले तो इसका मतलब इनको एकदम प्यार से छोड़ दिया गया, बिना किसी धक्का धुक्की के इनको छोड़ दिया गया। तो फ्री फॉल गिर रहे हैं तो लास्ट में आते आते चूँकि इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी 1.625 एक सेकंड बाद, तो इसकी भी कितनी बढ़ेगी 1.625। अगले सेकंड में फिर 1.625 का स्क्वायर होगा, इसका भी 1.625 का स्क्वायर होगा। तो जब लास्ट में आएंगे ये तो सेम वेलोसिटी से हो जाएंगे। लास्ट ये मून गायब कहाँ हो गया, सेम वेलोसिटी से हो जाएंगे। तो इसीलिए हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अच्छा, ज़रा देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन क्यों गलत हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वुड हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस, अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। नहीं भैया, इसी एक्सेलरेशन से बढ़ेंगे, तो ये गलत हो गया। अंडरगो चेंज इन देयर इनर्शिया, इनर्शिया में तभी चेंज हो सकता है जब इनका मास चेंज होने लगे, तो ऐसा तो हो नहीं रहा भैया। अगर 1 किलो का छोड़ा था तो ऐसे ऐसे आते आते आधे किलो का थोड़े हो जाएगा। तो अगर मास नहीं चेंज हो रहा है तो इनर्शिया भी नहीं चेंज होगा। एक्सपीरियंस फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, नहीं, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेज का एक्सपीरियंस ये नहीं करेंगे। तो ये हो गया। अब ठीक, और कुछ मुझे लगता है बताना चाहिए आपको, बस इतना ही है। ठीक, अब आते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत आप बंद कर दीजिएगा, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना आपको। ओके, एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, एसी करंट किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, अभी मैंने आपको बताया था पीछे, ये यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, कहीं बताया था ना, डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डायनेमो। एसी करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय डायनेमो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायनेमो। ठीक, तो थोड़ा सा देखेंगे ज़रूर, डायनेमो आंसर क्या हो जाएगा, डायनेमो। तो वहाँ तो मैंने सिर्फ बता दिया था कि वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल में। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, उसका ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, इसका क्वेश्चन वहाँ ऑप्शन बन जाएगा। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इसको ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं, ऑल्टरनेटर, या सामान्य भाषा में जनरेटर बोलते हैं, पर सही शब्द है डायनेमो या ऑल्टरनेटर। ओके, अच्छा, किस प्रिंसिपल पे काम करता है डायनेमो का, प्रिंसिपल क्या है। जो अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट में जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर एक प्रिंसिपल पे काम करती हैं, उसको बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ कहता क्या है फैराडे का, ये कहता है कि सपोज करिए कि एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, और यहाँ पर एक कॉपर का वायर या किसी भी मेटल का वायर रखा है जो कंडक्टिंग है। ठीक, तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप इस वायर को ऊपर और नीचे मूव कराएंगे और यहाँ पर एक करंट मेजर करने का कोई डिवाइस लगा देते हैं, बस ध्यान रहे मैग्नेटिक फील्ड रहे, कंडक्टिंग वायर रहे और मूवमेंट हो, तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा इस एमीटर में। फैराडेज इंडक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग वायर रखा है और वो मूव कर रहा है तो उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट।
तो मूवमेंट क्या होती है, अभी आपको बताया जहाँ मूवमेंट हो रहा है वहाँ कैसी एनर्जी है, मैकेनिकल। तो मूवमेंट कराने से कैसी एनर्जी जनरेट हो गई एमीटर में, इलेक्ट्रिकल। तो डायनेमो क्या कर रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल। ठीक, तो डायनेमो प्रिंसिपल से। अच्छा, रियलिटी में तो ऐसे हम हाथ से लेके ऊपर नीचे कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि जनरेटर लेते हैं। जनरेटर में एक वायर नहीं लेते, कई सारे वायर होते हैं जो रैप होते हैं इसी तरीके से। ठीक, और ऐसे मैग्नेट लगा देते हैं, ऐसे मैग्नेट, और एक टुकड़ा यहाँ से निकाल लेते हैं, एक यहाँ से। ठीक, ये वायर कनेक्शन निकाल लेते हैं और इसको इंजन से पेट्रोल बर्न करते हैं हम। क्या बर्न करते हैं, पेट्रोल या डीजल, सॉरी डीजल ही, पेट्रोल कौन लगाता होगा। डीजल डाल करके इसको घुमाते हैं और ये मैग्नेट्स रखे हुए हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये घूमता है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की वजह से इस कॉइल में क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम बल्ब वगैरह में लगा करके बल्ब को ग्लो करा लेते हैं। ठीक, अच्छा ज़रा एक चीज़ और देख लेते हैं कि चोक कॉइल क्या होती है। अब मैं ऑप्शन ऑप्शन भी तो एक्सप्लेन करना होता है, तो ज़रा चोक कॉइल को देखते हैं। चोक कॉइल, आप में से अगर कोई जानता हो, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये यहाँ पर तो ऐसे चलता है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट पेज करता हूँ ये अपने आप जो है थोड़ा थिकनेस बढ़ जाती है। कोई हो तो कमेंट करके बताए आप। ज़्यादा मत पढ़िए, थोड़ा मेरी भी हेल्प करिए। पावर, ये क्या करता है, चोक कॉइल। चोक कॉइल होता क्या है, और डिवाइस होती है, एक डिवाइस होती है, डिवाइस विच ब्लॉक एसी करंट। एसी करंट को ब्लॉक कर देती है, बट डीसी करंट को अलाउ करती है। डीसी करंट को क्या करती है, अलाउ करती है। तो इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, ये सब। चोक क्या करता है, एसी करंट को नहीं जाने देता है, और डीसी करंट को क्या करता है, जाने देता है। ठीक, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सपोज करिए कि हमको कहीं प्योर डीसी करंट चाहिए। हमको एसी करंट पहले क्या होती है, वेरी ऐसे फ्लक्चुएट करती है, बार बार बदलती है, और डीसी करंट क्या होती है, ऐसे सीधे चलती है। ये डिटेल में आपको बताएंगे, अभी इतना समझ लेना कि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। प्योर डीसी तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इसमें इतने देर में बाद बदल रही, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा देर बाद बदलेगी। ये भी डीसी है। तो सपोज करते हैं कि यहाँ एक डिवाइस है, हमको इसमें सिर्फ क्या चाहिए, डीसी, और यहाँ से हम डीसी करंट ले रहे हैं। ठीक, लेकिन कुछ डीसी तो एकदम प्योर है, लेकिन कुछ मान लिया ऐसे हल्का हल्का वेरिएशन हो रहा है, लेकिन हमको इसमें चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ डीसी ही मिले, तो यहाँ हम चोक कॉइल लगा देंगे। तो ये जो वेरिएशन वाला है, इस पार्ट को काट करके सीधा वाले को जाने देगा। समझ रहे हैं, इस वजह वहाँ पे हम चोक कॉइल का यूज़ करते हैं, चोक लगा दिया। अच्छा, सपोज रेडियोज़ में भी यूज़ होता है। सपोज करते हैं कि एक सिग्नल आ रहा है जो कि बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहा है, और एक सिग्नल आ रहा है जो कि प्यार से आ रहा है, डीसी जैसा, थोड़ा थोड़ा डीसी जैसा। तो ये क्या करेगा, चोक कॉइल लगा देंगे तो इसको काट देगा, इसको जाने देगा। ठीक, अच्छा, उसमें अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ था, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। ये दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, अभी आपको बताया ना, ये फैराडे के ईएम इंडक्शन पे। जहाँ भी एसी करंट आ रहा है तो वहाँ फैराडे का ईएम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चोक कॉइल भी किस पर काम करती है, फैराडे के ईएम इंडक्शन पर। ठीक, तो अब आपको एक क्वेश्चन और तैयार होगा कि कुछ भी पूछ सकता है कि कौन से प्रिंसिपल पे। अब यहाँ पूछा एसी करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपसे पूछेगा कि जो, तो आंसर क्या हुआ, डायनेमो। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि डायनेमो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो किस प्रिंसिपल पे, फैराडे के इंडक्शन पे। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, फैराडे के इंडक्शन पे। चोक कॉइल किस पे काम करती है, फैराडे के इंडक्शन पे। ठीक, ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है। मान लिया है कि यहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया, ट्रांसफार्मर, और ये स्टेप अप है, तो यहाँ आप 200 वोल्ट देंगे, 200 वोल्ट, तो यहाँ क्या आएगा, 400 वोल्ट, बढ़ के ही आएगा, प्लस होकर के आएगा। स्टेप डाउन लगा दिया तो यहाँ 200 वोल्ट दिया, तो यहाँ घट के आएगा, -100 वोल्ट आएगा। क्योंकि ये ज़्यादातर इसका यूज़ होता है, जो हमारे यहाँ आपको सड़क पे ट्रांसफार्मर लगे दिखे होते हैं, वो स्टेप डाउन होते हैं। ठीक, क्योंकि आप 1000 वोल्ट थोड़े ले लेंगे अपने घर में। करंट डेंसिटी, ये अगला क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे तब तो कभी नहीं जान पाएंगे, हल्का सा जान लेना। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, करंट डेंसिटी। ये कैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है, बताना थोड़ा मुश्किल है,
ये बस आपको जी के जानना है, फिजिक्स नहीं। ये जे है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जे की जो वैल्यू होती है करंट डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी वैसे नॉर्मली देखा जाए तो क्या होगा, मान लिया मैं आपसे पूछूँ डेंसिटी क्या होती है, तो आप कहेंगे कि मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगी, डेंसिटी मिलेगी। तो यहाँ करंट की बात हो रही है, यहाँ मैं मास डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। तो हम किसको, मास को किससे डिवाइड कर रहे हैं, वॉल्यूम से। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, करंट डेंसिटी की। तो हम किसको, करंट को किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम। मतलब कितने वॉल्यूम में कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसके मेजर को हम क्या बोलते हैं, जे। जे जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आई और ए के डिवीजन में होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, एरिया आपको लगता होगा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया भी क्या है, वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये नहीं जानना है, ठीक। अब मैं कुछ एक एग्जांपल एक आध बता दे रहा हूँ आपको। एक आध एग्जांपल और बता दे रहा हूँ आपको, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ के। फिर देखिए यहाँ थिक हो गया ये वेक्टर क्वांट, क्या जादू है भैया। कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट ही जानते हैं, जानिए। उसके अलावा क्या होती है, वेलोसिटी। उसके अलावा क्या होती है, एक्सेलरेशन। और इन सब का गुणा भाग क्या होता है, फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। और एक आध क्वांटिटी आप सोचिए अपने मन में जल्दी से, वो होती है, मैं तो एकदम भूल गया, मोमेंटम होती है। और क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एट्सेट्रा, ठीक। स्केलर क्वांटिटीज अभी बताता हूँ वेक्टर स्केलर होता क्या है। स्केलर क्वांटिटीज़ में आपका डिस्प्लेसमेंट का उल्टा, जो डिस्प्लेसमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है डिस्टेंस, वेलोसिटी का स्पीड, एक्सेलरेशन का कोई स्केलर कंपोनेंट नहीं होता। वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी का स्पीड होता है। उसी तरीके से टाइम, समय जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको समय तो लगता होगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, डायरेक्शन है, नहीं, टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा और क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम स्केलर है पर एरिया क्या है, वेक्टर है। एरिया ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी क्वांटिटी एरिया है जो कि वेक्टर है। बहुत सारे फिजिक्स इसी पे डिपेंड होती है। करंट डेंसिटी वेक्टर इसलिए है क्योंकि एरिया वेक्टर है। यहाँ सब राम कहानी लिखी हुई है, आपको पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, वरना मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, 9वां क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं दोस्तों कि चूँकि वीडियो लंबा हो गया, मुझे लगा था मैं कर जाऊंगा पर डिटेल बता रहा हूँ। तो हमने 1 से लेके 9 तक तो क्वेश्चन कर लिए हैं, 9 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मुझे डायरेक्शन दी जा रहा है कि मैं इसको शॉर्ट करूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 9 तक करते हैं। अगली वीडियो में हम 10 से लेके 20 तक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक आप रिवाइज़ करिए। और मैंने जो, अगर आपको मेहनत मेरी अच्छी लगी है, समझ में आया आपको, तो जुड़े रहिए और कमेंट करके जो भी आप सजेशन हैं मुझे ज़रूर दीजिए, मैं इंप्रूव करूँगा। पर मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको साइंस के कंसेप्ट भी आएंगे, क्वेश्चन भी सीखेंगे, और फर्दर क्वेश्चन बिल्ड आपको अप्रोच मैं बताऊंगा कि बिल्ड कैसे करना होता है। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, आपको पढ़ा भी नहीं है, तो भी हम कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। और अभी तो मैं ऐसे फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ, पर मेरा यही अप्रोच रहेगा कि हम क्विक शार्प माइंड का यूज़ करते हुए, लॉजिक का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो ये मेरा ऑनेस्ट एक प्रयास था, ईमानदारी भरा प्रयास था। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम भी आप ही की तरह पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ना पढ़ाना हमारा काम है और ईमानदारी से कर रहे हैं। तो अगर बच्चों, दोस्तों जो भी हैं, आप छोटे भाई, बड़े भाई जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें आगे बढ़ाइए, आप आगे बढ़िए, साथ साथ आगे बढ़ते हैं, जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। ओके, थैंक यू। तो आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इसको। बाकी क्वेश्चन मैं कल वीडियो में एक अपलोड करूँगा जिसमें 10 से 20 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 से 20 या जो भी आगे के क्वेश्चन है, मैं उसको सारे अटेम्प्ट करूँगा। और इसी तरीके से अगर एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे ही दूंगा, पढ़ाने का ऐसा ही तरीका रहेगा, कंटेंट मैं और बेटर करूँगा। ओके, थैंक यू।